देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा देखो, हम लोग आज यहाँ पर जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज कंसाइनमेंट। ठीक है, तो देखो कंसाइनमेंट क्या होता है, पहले आज हम लोग इसका ओवरव्यू देखेंगे कि क्या है ये कंसाइनमेंट। तो बेसिकली कंसाइनमेंट क्या है पता है? कंसाइनमेंट को बोला जाता है स्पेशल सेल ट्रांजैक्शन। मतलब अगर हम लोग जो है कुछ भी गुड्स बेचना चाहते हैं तो कैसे बेच सकते हैं? ठीक है, कस्टमर को डायरेक्टली बेच सकते हैं, ठीक है, या तो कैश में या तो क्रेडिट में। अब कंसाइनमेंट जो है, कंसाइनमेंट क्या होता है? कंसाइनमेंट का मतलब होता है कि अगर हम लोग कमीशन एजेंट के थ्रू हमारा प्रोडक्ट बेचते हैं, ठीक है, यहाँ पर मेन यही वाला पॉइंट है। कमीशन एजेंट के थ्रू अगर हम लोग अपना सेल को कंप्लीट करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड कंसाइनमेंट। इसे हम लोग बोलते हैं बेसिकली स्पेशल ट्रांजैक्शन। ठीक है, स्पेशल ट्रांजैक्शन नॉर्मल नहीं है। ठीक है, नॉर्मल मतलब क्या? हम लोग खुद ही गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर हम लोग मैन्युफैक्चरर है तो खुद ही गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और कस्टमर को बेच रहे हैं, या फिर हम लोग किसी और से खरीद के बेच सकते हैं। बिजनेस तो दो ही तरीके से पॉसिबल है, या तो मैन्युफैक्चरर या तो फिर हम लोग हो सकते हैं ट्रेडर। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके अलावा किसी और तरीके से हमारा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं? हम लोग थ्रू एजेंट। ठीक है, एजेंट के थ्रू से, थ्रू एजेंट। अगर हम लोग एजेंट के थ्रू से हमारा प्रोडक्ट बेचते हैं तो इसे बोला जाता है कंसाइनमेंट सेल। ठीक है, या फिर इसके लिए जो अकाउंट्स मेंटेन होता है, जो रिकॉर्डिंग होता है, दैट इज कॉल्ड कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, अब हम लोग एजेंट के थ्रू से हमारा प्रोडक्ट क्यों बेचेंगे? एजेंट के थ्रू से हम लोग प्रोडक्ट क्यों बेचेंगे? इसका क्या जरूरत है एजेंट के थ्रू से बेचने का? देखो, नॉर्मल बात है, हम लोग अपने एरिया में, जैसे मान लो अभी हम लोग अगर जो भी जहां पर भी है, ठीक है, अभी हम कोलकाता में है, तुम अपना बोल रहे, ठीक है, तो देखो अगर हम लोग जहां पर भी है, तुम लोग कोई कहीं पर भी हो और तुम लोग अपना प्रोडक्ट बेचते हो, ठीक है, तो अगर तुम लोग को अपना बिजनेस को बढ़ाना है तो तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग चाहोगे कि प्रोडक्ट मेरा सिर्फ मेरे रीजियन में क्यों क्यों बिके, बाहर भी बिके। ठीक है, सिर्फ मेरे रीजन में नहीं बिके, बाहर भी बिके। बाहर यानी कि जैसे मान लो अलग स्टेट में हो सकता है, ठीक है, अलग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और मतलब जैसे मान लो कि अगर पूरे वेस्ट बंगाल में हमारा प्रोडक्ट बिकता है तो हम लोग चाहेंगे कि वेस्ट बंगाल के बाहर भी बिके। ठीक है, तो अगर हम लोग अपने बिजनेस को फैलाना चाहते हैं तो हमें अपना प्रोडक्ट को बेचना पड़ेगा अलग अलग जगह पे। लेकिन हर जगह पे क्या शॉप ओपन करना इतना आसान बात है? उसका तो खर्चा बहुत आ जाएगा ना। अगर हम लोग बोलेंगे कि हम लोग हर एक जगह पे अपना शॉप ओपन करेंगे, मतलब कोलकाता के बाहर, मतलब वेस्ट बंगाल के बाहर तो छोड़ो, क्या वेस्ट बंगाल के अंदर ही हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है ब्रांच ओपन करना इतना आसान होता है? नहीं होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा खर्चा होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग अगर चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट हमारे रीजन के अलावा भी अलग अलग जगह पे बिके, ठीक है, नॉर्मली यहाँ पर तुम लोग को जो भी क्वेश्चंस मिलेगा अलग स्टेट वाइज मिलेगा। ठीक है, जैसे हम लोग वेस्ट बंगाल में है तो हम लोग चाहेंगे हमारा प्रोडक्ट जो है दिल्ली बिक जाए, आगरा में बिक जाए, ठीक है, या फिर राजस्थान में बिक जाए, या फिर ओडिशा में बिक जाए। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सोचेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग कमीशन एजेंट को, अलग स्टेट के जो एजेंट की तरह काम करते हैं, उनको अप्रोच कर सकते हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट जो है बेचो। ठीक है, आप हमारा प्रोडक्ट जो है वो बेचो, उसके बदले आपको हम लोग क्या दे देंगे? कमीशन दे देंगे। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। ठीक है, तो हम लोग क्या दे देंगे? कमीशन दे देंगे। तो मैंने क्या बोला, अगर हम लोग क्या करते हैं, अपना जो स्टॉक है, ठीक है, हमारे पास जो स्टॉक है उसको अगर हम लोग अलग अलग रीजन में भी सेल करवाना चाहते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे स्टॉक को एजेंट के थ्रू से सेल करवाने का कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे स्टॉक को हम लोग एजेंट के थ्रू से बिकवाने का कोशिश कर रहे हैं, इसको बोला जाता है कंसाइनमेंट। ठीक है, इसको बोला जाता है कंसाइनमेंट सेल। ठीक है, ये नॉर्मल सेल नहीं है, इसे बोलते हैं कंसाइनमेंट सेल। ठीक है, तो अगर हम लोग अपने स्टॉक को या फिर गुड्स को भी बोल सकते हो, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, हम लोग अपने गुड्स को क्या कर रहे हैं? कंसाइनमेंट में, कंसाइनमेंट प्रोसेस में क्या होता है? हम लोग डायरेक्टली कस्टमर को नहीं बेच पा रहे। ठीक है, जैसे मान लो मुझे मेरा प्रोडक्ट को बिकवाना है सपोज कि मुंबई में, तो हम मुंबई में डायरेक्टली बेच नहीं पा रहे हैं,
हम क्या कर रहे हैं, एजेंट के थ्रू से बिकवा रहे हैं, ठीक है, एजेंट के थ्रू से बिकवा रहे हैं। और हम कौन है, हम ओनर है, ठीक है, मेरा कुछ स्टॉक है जिसको हम मेरे रीजन में यानी वेस्ट बंगाल में तो बेचते ही है, हम चाह रहे हैं कि मेरा प्रोडक्ट कहीं और भी बिके, तो हम अपने स्टॉक को या गुड्स को जो भी बोलो, इसे अगर हम एजेंट के थ्रू से बिकवाते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं कंसाइनमेंट सेल, ठीक है। और भी अलग अलग तरीके का भी होता है, जैसे हम एक एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे तुम लोग अभी तो बिग बाजार बंद हो गया है, ठीक है, लेकिन तुम लोग किसी कोई भी मॉल में जाओगे, देखना जैसे ग्रोसरी का जो भी सामान बिकता है, तो क्या वो उनका ओनरशिप है, मतलब हम ये बोल रहे हैं बिग बाजार अगर तुम लोग लगभग बहुत सभी लोग जाते होंगे, ठीक है, या फिर गए होंगे, अगर नहीं भी गए हो तो वहां पर देखना कि अभी तो बंद हो गया, नाम अलग हो गया, ठीक है, मतलब रिलायंस ने उनको मतलब जो है खरीद लिया है, तो जो भी हो, तो वहां पर जाओगे तो देखना कि उनका जो होम टाउन बोल के जो फर्नीचर वाला जो काउंटर था, ठीक है, वहां पर जो भी फर्नीचर रखा है वो उन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया है, किसी और कंपनी का, किसी और ब्रांड का फर्नीचर वो रखे हुए हैं, ठीक है, फिर वो बेचते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, अगर उनके साथ उनका ऐसा डील हुआ है कि आप ये प्रोडक्ट बेच दो, आपको उसके बदले कमीशन मिल जाएगा, तो कमीशन मिलेगा, ठीक है, तो वो कमीशन सेल हो गया। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि वो प्रोडक्ट खुद अपने ओनरशिप में लाके बेचते हैं तो फिर वो नॉर्मल सेल होगा, ठीक है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि बिग बाजार में अगर देखोगे, जो मैंने होम टाउन बोला, उनका जो फर्नीचर काउंटर है, वो करते हैं नॉर्मली, ये मुझे पता है कि फर्नीचर काउंटर में उनका क्या होता है, वो अलग अलग ब्रांड के फर्नीचर को क्या करते हैं, रखते हैं, ठीक है, अलग अलग फर्नीचर के ब्रांड को रखते हैं, और जब बेचते हैं तो वहां पर क्या होता है कि कमीशन लेते हैं। अगर ऐसा सेल होता है ना, तो जो भी हमारे पास इनवॉइस मिलता है, अगर हम लोग परचेस करते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ रहता है कंसाइनमेंट सेल, ठीक है। तो ये एक होता है, तो अगर तुम लोग कभी भी कुछ खरीदो तो बिल देखना, अगर वहां कंसाइनमेंट सेल दिया हुआ है, इसका मतलब तुम लोगों ने जिनसे परचेस किया है वो एजेंट है, वो ओनर नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई भी सेल में हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मैंने बिग बाजार वाला एग्जांपल दिया, कभी भी अगर तुम लोग अपने इनवॉइस में देखते हो कि तुम लोगों ने जो चीज परचेज किया उसके लिए जो पे किया, वहां लिखा हुआ है कंसाइनमेंट सेल, इसका मतलब जिनसे लिए हो वो एजेंट है, वो एक्चुअल ओनर नहीं है उस प्रोडक्ट का, ठीक है। ऐसे करके तुम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हम लोग जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो कैसा, मतलब जिनसे खरीदे, क्या हम लोगों ने एजेंट के थ्रू खरीदा या फिर जो ओनर है उन्हीं से खरीदा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, अगर हमारे बिजनेस को हमें बढ़ाना है तो अलग अलग जगह पे हमें सेल करना पड़ेगा, सब जगह पे जाके बिजनेस का शॉप ओपन करना महंगा पड़ेगा, भारी पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हर एक जगह पे अलग अलग काउंटर बनाओगे, वहां पर रेंट पे ले लो, खुद बनाओ, ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो हम लोग एजेंट के थ्रू से सेल कर सकते हैं, और इस प्रोसेस में मेनली दो पर्सन का हमारा इन्वॉल्वमेंट चाहिए होता है। एक होता है ओनर जो अपना प्रोडक्ट एजेंट के थ्रू से बिकवाना चाहता है, ठीक है, तो ओनर को यहाँ पर क्या बोला जाता है, ओनर को यहाँ पर बोला जाता है कंसाइनर, ठीक है, दो पार्टी इन्वॉल्व होता है, ओनर को यहाँ पर बोला जाता है कंसाइनर, और जो एजेंट है उनको बोला जाता है कंसाइनी, ठीक है, एजेंट जो है उनको बोला जाता है कंसाइनी। यहाँ पर लिखते हैं हम एजेंट, ठीक है, ये हम थोड़ा सा नीचे लिखना चाह रहे थे और कुछ नहीं, एजेंट को बोला जाता है कंसाइन, ये नाम हो गया, ठीक है, दो पार्टी इन्वॉल्व हो जाएंगे, ओनर अपना प्रोडक्ट जो है एजेंट को देगा, और एजेंट उससे क्या करेगा, एजेंट उसे सेल करेगा। एजेंट का काम क्या है, एजेंट का काम है उस प्रोडक्ट को सेल करना, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, अब एजेंट ऐसे ही तो कोई काम नहीं करेगा, एजेंट क्यों काम करेगा, एजेंट को इसके बदले क्या मिलेगा, एजेंट को मिलेगा कमीशन, ठीक है, इसको क्या मिलेगा, कमीशन, ठीक है। कौन देगा, ऑब्वियसली कंसाइनर देगा, ठीक है, वो उसका प्रोडक्ट बेचेगा तो उसको कमीशन मिलेगा। अब कमीशन कैसे मिलेगा, जब प्रोडक्ट बेचने का बात होगा ना, तभी बात हो जाता है कि कितना कमीशन मिलेगा, ये पूछेंगे ना, जो कंसाइनी है, ये मान लो कंसाइनी है, ये पूछेंगे भाई मुझे क्या मिलेगा, मुझे कमीशन कितना परसेंट दोगे, तो वो बता देंगे कितना परसेंट। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कमीशन का भी अलग अलग कंसेप्ट होता है कि कितना कमीशन कितना नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहले इतना तो समझ ले कि कंसाइनमेंट सेल होता क्या है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, प्रोसेस कैसे होगा वो हम लोग समझते हैं। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर मान लो ये कौन है, ये है मिस्टर बी, ठीक है, ये कौन है, कंसाइनी है, और यहाँ पर हम एक पर्सन और बना देते हैं मिस्टर ए, ये कौन है, ये कंसाइनर है, ठीक है। ये क्या करते हैं, इनका क्या है, इनका मान लो पेन का बिजनेस है, ठीक है, इनका पेन का बिजनेस है, ये अपना पेन जो है ये बेचना चाहते हैं, जैसे ये वेस्ट बंगाल में तो बेचते ही है, ठीक है, ये बेचना चाहते हैं मान लो उड़ीसा में, ठीक है,
वहां भी बेचना चाहते हैं, ठीक है। और वहां पर जो कमीशन एजेंट है मिस्टर बी, उनके साथ उनका बात हो गया है। अब ये क्या करेंगे, ये अपना प्रोडक्ट को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उड़ीसा तक पहुंचाना पड़ेगा ना। अगर पहुंचा देंगे तभी ना मिस्टर बी जो है बेचेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर देखो इनका क्या क्या खर्चा लगेगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ मेटेरियल, ठीक है। मतलब मेटेरियल यानी स्टॉक का बात कर रहे हैं, ठीक है। जो भी स्टॉक है, जो भी स्टॉक है उसको पहले खरीदेंगे। अब ये हो सकता है मिस्टर ए खुद पेन बना के बेचते हैं, या फिर मिस्टर ए जो है किसी और से पेन खरीद के बेचते हैं। मतलब मिस्टर ए तो दो ही बिजनेस कर सकते हैं, या तो वो ट्रेडर है, ट्रेडर मतलब जो किसी और से प्रोडक्ट खरीद के प्रॉफिट लगा के बेच देता है, या फिर मिस्टर ए जो है मैन्युफैक्चरर है। इससे हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, इनको बेचना है दूसरे जगह पे, यही बड़ा बात है, ठीक है। अब वो ट्रेडर है मैन्युफैक्चरर है, इससे हमें क्या लेना देना, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन में रहेगा हम लोग वैसे करेंगे। हम ये जस्ट बता रहे कि बिजनेस तो दो तरीके का ही हो सकता है ना, या तो ट्रेड कर लो या तो मैन्युफैक्चर करके बेच दो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ मेटेरियल, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मेटेरियल का मतलब इनको पहले क्या करना पड़ेगा, पेन को खरीदना पड़ेगा या फिर पेन को प्रोड्यूस करना पड़ेगा अगर वो मैन्युफैक्चरर है। फिर उसके बाद क्या होगा, अब इनको दूसरे जगह भेजना है तो उसके लिए एक पैकिंग का भी जरूरत हो सकता है, ठीक है। जरूरत तो जरूर होगा, ऐसा तो नहीं है कि अनपैक हालत में भेज देंगे, कुछ भी भेजे, पेन हो, साड़ी का बिजनेस हो, ठीक है, या फिर मान लो कुछ मेडिसिन का बिजनेस है, कोई भी बिजनेस हो, एक दूसरे स्टेट में जाएगा, एक दूसरे रीजन में जाएगा, तो पैकिंग तो काफी जरूरी इंग्रेडिएंट हो गया, तो पैकिंग का जरूरत होगा, तो इनको पैकिंग का खर्चा करना पड़ेगा। देखो सिर्फ बिजनेस फैलाने से नहीं होगा, खर्चा भी बेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि पहले पेन खरीद लिया जाएगा या फिर प्रोड्यूस कर लिया जाएगा, फिर उसको पैक करना पड़ेगा, उसका एक खर्चा होगा। फिर वो सारे जो प्रोडक्ट है, मान लो कागज के जो कार्टून होते हैं उनमें मान लो पैक कर दिया गया पेन, ठीक है। अब उसको क्या करना पड़ेगा, लोड करना पड़ेगा, ठीक है। किसमें लोड करेंगे, कोई भी टेम्पो हो गया या फिर जो भी है, जितना क्वांटिटी में हमारा स्टॉक है उस हिसाब से हमें एक व्हीकल लेना पड़ेगा जिसपे हम लोग लोड करके लेके जाएंगे, रिक्शा भी हो सकता है, ठीक है। लोडिंग करना पड़ेगा तो लोडिंग का खर्चा हो जाएगा। फ्रेट, ठीक है, फ्रेट का खर्चा, लोडिंग या फ्रेट, ठीक है, फ्रेट का खर्चा। अगर कोई टैक्स वगैरह हमें पे करना पड़ रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेज रहा है, तो कोई ड्यूटी है, कोई टैक्स है, तो वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर कुछ और खर्चा अगर होता है तो वो हमें पे करना पड़ सकता है, ठीक है। ये पे करेंगे, मतलब ये सारे खर्चे एटलीस्ट हमें बेयर करने का सोचना पड़ेगा, तब जाके हमारा प्रोडक्ट एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक रीजन से दूसरे रीजन में जाके पहुंच सकता है, ठीक है। तो क्या ये कंसाइनर जो है, कंसाइनी जो है, इनका भी कुछ खर्चा होगा, बिल्कुल इनका भी खर्चा होगा। कैसे, देखो इनका क्या खर्चा होगा, इनको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही इनके पास स्टॉक आके पहुंचेगा तो ये क्या करेंगे, उस स्टॉक को अनलोड करवाएंगे, ठीक है, अनलोड करवाएंगे। जैसे मान लो ट्रेन, ठीक है, ट्रेन से गया, अब ट्रेन इनके दुकान के, मतलब इनका जहां शॉप है, मान लो ये एजेंट का भी खुद का एक शॉप है, या फिर ये एजेंट घूम घूम के प्रोडक्ट बेचता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये मान लो एजेंट का खुद का एक शॉप है, ठीक है, वहां पर वो जो है बेचेगा, कुछ भी हो सकता है। देखो दो तरीके का हो सकता है, एजेंट जो है वो नॉर्मली घूम घूम के पेन बेच देगा, ये भी हो सकता है। या फिर इसका खुद का एक परमानेंट शॉप है जहां पर वो क्या करेगा, इनका पेन भी डिस्प्ले करेगा और बेच देगा और उसके बदले कमीशन लेगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब ये एजेंट का नॉर्मल करेंगे, लोडिंग करवाएंगे, मतलब मान लो ट्रेन से जो भी स्टॉक आ गया, अब ट्रेन लाइन क्या इनके दुकान के सामने खड़ा होगा, नहीं, ट्रेन तो अपने मतलब जहां पर स्टेशन है वहीं पर ना स्टॉक खाली होगा, तो वहां से अनलोड करवाना पड़ेगा, फिर उसको अपने शॉप तक ये लेके आएंगे, ठीक है। शॉप है, गोडाउन है, जहां पर भी वो रखना चाहते वहां तक लेके आना पड़ेगा, तो उसका खर्चा किसको देना पड़ेगा, फिलहाल इनको देना पड़ेगा, ठीक है। कंसाइनी क्या करेंगे, स्टॉक को अनलोड करवाने का खर्चा देंगे या फिर फ्रेट देंगे। जब स्टेशन से वो प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो इन ऑन दैट मोमेंट अगर कोई टैक्स या ड्यूटीज का रूल्स है तो वो देना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट के तरफ से कोई रूल्स है कि आप इसको जब लेके जा रहे हो, क्योंकि एक स्टेट से दूसरा स्टेट है, मतलब टैक्स का रूल्स, अगर किसी भी तरह का टैक्स या ड्यूटी देना पड़ा तो वो देना पड़ेगा इनको, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, इनका जहां पर माल ये स्टॉक करते हैं गुड्स को, उसका वो अगर रेंटेड है तो उनको रेंट देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, और जहां पर ये गोडाउन में या शॉप में ये प्रोडक्ट रखते हैं वहां अगर किसी स्टाफ को रखा होगा तो उनको सैलरी भी देना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, और क्या देना पड़ेगा, प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करने का सोचा है कि नया प्रोडक्ट
प्रोडक्ट आया है वेस्ट बंगाल से, एक अच्छा पेन आया है, बिकना चाहिए, तो उसके लिए उन्हें कुछ मेहनत तो करना पड़ेगा कि नया पेन आया है, मार्केट में नया पेन एग्जिस्ट कर रहा है, उसके लिए एडवर्टाइज मतलब बेचने के लिए कुछ तो सोचना पड़ेगा, मतलब मार्केटिंग पॉलिसी तो कुछ होना चाहिए। तो एडवर्टाइजमेंट हो सकता है कि हम लोग लिफलेट दे रहे हैं या फिर जो है पेपर वगैरह में एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो एडवर्टाइजमेंट जो है इसका खर्चा ये कर सकते हैं इनका प्रोडक्ट बिकवाने के लिए, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, और देखो इंश्योरेंस करवा सकते हैं, गोडाउन में जो भी प्रोडक्ट रख रहे हैं उसका इंश्योरेंस करवा सकते हैं। बाई चांस अगर कोई एक्सीडेंट हुआ, लाइक आग लग जाना, चोरी हो जाना, कुछ भी अगर ऐसा इवेंट होता है तो उनको क्लेम मिल जाएगा, तो वो इंश्योरेंस करवा सकते हैं स्टॉक का, ठीक है, जो भी स्टॉक रख रहे हैं, या फिर कुछ और खर्चा भी हो सकता है इनके तरफ से, ठीक है, इस तरीके का खर्चा इनके तरफ से हो सकता है। अच्छा, ये भी इंश्योरेंस करवा सकते हैं, ठीक है, इनका भी इंश्योरेंस का खर्चा हो सकता है, यहां पर हम लिख देते हैं इंश्योरेंस का खर्चा हो सकता है। लेकिन ये इंश्योरेंस और ये इंश्योरेंस में फर्क है, ये है ट्रांजिट इंश्योरेंस, मतलब स्टॉक जो है रास्ते में अगर किसी तरह से डैमेज होता है तो उस पे क्या क्लेम मिलेगा, उसके ऊपर इंश्योरेंस। और ये जो है स्टॉक जो गोडाउन में रखा हुआ है या दुकान में रखा हुआ है, ऑन दैट मोमेंट अगर कोई लॉस होता है तो उस पे इंश्योरेंस। जैसे हम लोग का भी लाइफ इंश्योरेंस अलग अलग होता है ना, जैसे तुम लोग क्या, जैसे क्या क्या होता है, किसी का जैसे एक्सीडेंट इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, वैसे ही बिजनेस में भी स्टॉक का अलग अलग इंश्योरेंस होता है। हम प्रोडक्ट एक जगह से दूसरे जगह भेज रहे हैं, काफी दूर भेज रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा स्टॉक अगर बाई चांस रास्ते में कुछ भी होता है तो मुझे कुछ क्लेम मिल जाएगा, एटलीस्ट हम इंश्योरेंस करवा रखेंगे, तो वो इंश्योरेंस करवा सकते हैं। वो कौन करवाएगा, कंसाइनर। और ये कौन सा वाला इंश्योरेंस है, ये इंश्योरेंस वो है कि गोडाउन में जो स्टॉक है उस पे अगर कोई मतलब इफेक्ट आता है तो उसको कैसे हम लोग बेयर कर पाएंगे, इसके लिए हम लोग इंश्योरेंस करवा सकते हैं। ये इंश्योरेंस ऑन स्टॉक है, ये इंश्योरेंस जो गुड्स इन ट्रांजिट है उसके लिए है, जो गुड्स जा रहे हैं ऑन दैट मोमेंट के लिए, ठीक है, मतलब रोड इंश्योरेंस बोल सकते हो इसको, ठीक है, ये जो जा रहा है उसके लिए है। तो ये सब खर्चा करना पड़ सकता है। अच्छा, अब ये खर्चा तो कंसाइनर करेगा, अब ये खर्चा कौन कर रहा है, कंसाइनी कर रहा है, लेकिन मुझे बताओ ये खर्चा किसको एक्चुअली करना चाहिए, क्या कंसाइनी को करना चाहिए ये सारे खर्चे, या फिर कंसाइनर को करना चाहिए, मतलब क्या ये इनसे रिटर्न ले लेंगे, क्या होना चाहिए बताओ। मैंने तो अभी तक बहुत सारा स्टोरी बोला, तुम लोगों ने अगर कुछ भी सुना, कुछ भी समझा, मुझे एक चीज बताओ, ये खर्चा ये करेंगे, ठीक है, इनका प्रोडक्ट है, बिकवाना चाहते हैं, दूसरे जगह भेजेंगे तो करना पड़ेगा। अब ये खर्चा जो ये कर रहे हैं, इनके एरिया में जब भी स्टॉक आके पहुंच रहा है, कंसाइनी जब ये सारे खर्चे कर रहे हैं, तो ये खर्चा कंसाइनी अपने पॉकेट से पैसा पेमेंट करके कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्या मतलब लॉजिकली बताओ, क्या ये खर्चा इनको करना चाहिए, या फिर ये खर्चा ये कर तो रहे हैं बट इनसे ले लेना चाहिए, बताओ क्या करना चाहिए। ले लेना चाहिए कंसाइनर से। ले लेना चाहिए, ऑब्वियसली कंसाइनर से ले लेना चाहिए ना, क्योंकि कंसाइनर का बिजनेस है, वो प्रॉफिट कमाएंगे, इनको क्या मिलेगा, इनको कमीशन, ये क्यों करे ये सारा खर्चा, लेकिन अभी क्यों कर रहे हैं, मतलब इनके एरिया में आके पहुंच रहा है, इनका अपना हिसाब से फ्रेट होगा, टैक्स होगा, ड्यूटी होगा, ये पे कर देंगे, फिर ये अपना लिस्ट लिख लेंगे कि हाँ मैंने ये सारी चीजों का खर्चा किया आपके प्रोडक्ट को बिकवाने के लिए, ठीक है। अगर ये अनलोडिंग चार्जेस नहीं देंगे तो प्रोडक्ट कैसे बिकेगा, जब तक शॉप में नहीं जाएगा बिकेगा कैसे। अगर ये फ्रेट नहीं देंगे, ड्यूटी टैक्स नहीं देंगे, रेंट नहीं देंगे, गोडाउन का सैलरी जो है स्टोर कीपर को रखा है उनको नहीं देंगे, अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, इंश्योरेंस नहीं, ये सब तो नेसेसरी चीज है ना, तो ये सब खर्चा अगर नहीं करेंगे तो कैसे होगा, प्रोडक्ट तो नहीं बिकेगा। लेकिन ये क्या करेंगे, ये खर्चा खुद अभी कर लेंगे, बाद में इनसे क्या करवा लेंगे, रिम्बर्स, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, रिम्बर्स करवा लेना, ठीक है। बाद में इनसे मांग लेंगे और इसका लिस्ट डाउन करके बता देंगे कि हाँ मैंने ये खर्चा किया है तो मुझे ये पैसा दे दो, ठीक है। अच्छा, पहले देखो अब क्या हो रहा है, सीक्वेंस में हम लोग चलते हैं। इसके बाद ये सारे खर्चे करने के बाद ये क्या करेंगे, सेल कर देंगे, ठीक है। सेल करने के बाद इनके पास क्या आ जाएगा, सेल अमाउंट से जो भी पैसा आएगा, मतलब कलेक्शन बोल सकते हैं, है ना, बेच के कलेक्शन हो गया पैसा। अब ये क्या करेंगे, पैसा किसके पास है, मिस्टर बी के पास है, बेचा किसने, मिस्टर बी ने, पैसा किसके पास है, मिस्टर बी के पास है। मिस्टर बी अब क्या करेंगे, मिस्टर बी देखेंगे कि मैंने क्या क्या खर्चा किया इनके प्रोडक्ट को बिकवाने के लिए। अब क्या ये जबरदस्ती कर दिया, नहीं, इनमें पहले ही बात हो जाता है कि आप जो भी रेलिवेंट खर्चा है आप करो प्रोडक्ट बिकवाने के लिए, क्योंकि ये सब नॉर्मल बात है, ये थोड़ी ना बोलेगा नहीं नहीं हम ये सब पेमेंट नहीं करेंगे, तब मत बिकवाओ,
तब मत बिकवाओ ना। ये तो लॉजिकल बात है ना, अगर कोई इंसान इतना सा खर्चा नहीं करेगा तो वो अपने एरिया में बेचेगा कैसे। तो वैसे ही इनको भी पता है कि ये सब खर्चा नॉर्मल है, ठीक है। तो यहाँ पर कलेक्शन जैसे ही होगा वो क्या करेंगे, अपना खर्चा जोड़ेंगे कि मैंने ये सारे खर्चे किए, मुझे ये पैसा मिल जाना चाहिए। और मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे कमीशन, जो बात हुआ है मुझे कमीशन का पैसा मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सब पैसा जो भी इनको मिलना है वो से उस पैसे को माइनस कर लेंगे, ठीक है। बात समझ रहे हो कि मान लो इन्होंने ये सारे खर्चे कर दिए 500 के, और कमीशन इनको मिल रहा है सपोज 600, ठीक है। और कलेक्शन हुआ है 600, कलेक्शन हुआ है सपोज 1000 रुपीज का, 1000 रुपीज का सेल हो गया। तो मिस्टर बी क्या बोलेंगे, आपका मैंने 1000 रुपए का सेल करवा दिया, लेकिन मुझे कितना मिलेगा आपसे, 600 रुपए। क्यों, क्योंकि मैंने 500 जो है ये सारे एक्सपेंसेस किए हैं आपके लिए, और 100 रुपीज तो मेरा इनकम है, मतलब मेरा कमीशन है। तो हम आपको 400 रुपीज रिम्बर्स कर देंगे। क्या बोलेंगे, 400 रुपीज रिम्बर्स या रिटर्न, जो भी बोलो, जो नॉर्मल मतलब जो बेस्ट लैंग्वेज है दैट इज रिम्बर्स, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, रिम्बर्स कर देंगे। तो ऐसे अपना पैसा सारा डिडक्ट करने के बाद ये क्या करेंगे, पैसे को हम लोग बोल सकते हैं पैसा रिटर्न करेंगे, बाकी पैसा रिटर्न करेंगे। मतलब ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है। कंसाइनमेंट सेल किस तरीके से होता है, ये उसका प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर और एक पॉइंट आता है, एक होता है ये एक्सपेंसेस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है नॉन रिकरिंग, एक होता है रिकरिंग, ठीक है। जैसे देखो ये जो है यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये जो मैंने खर्चे लिखे हैं इसे बोला जाता है नॉन रिकरिंग, ठीक है। और इसे बोला जाता है रेकरिंग। लेकिन हम बताएंगे क्या होता है रेकरिंग और नॉन रेकरिंग, ठीक है। तुम लोग पहले ये इंग्लिश का मतलब क्या है, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब रीऑकरिंग, बार बार जो होगा, और नॉन रेकरिंग मतलब जो बार बार ऑकर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, बार बार ऑकर होना या नहीं होना। एक प्रोडक्ट के ऊपर जो खर्चा एक बार से ज्यादा नहीं होगा वो नॉन रेकरिंग, जो एक बार से ज्यादा होगा वो रेकरिंग। जैसे कि देखो एक बार का स्टॉक आ गया जिसे अनलोड करवाना है, तो एक बार अगर अनलोड करवा लिया, बार बार तो नहीं करवाना पड़ेगा। अनलोड करवाते हुए फ्रेट का खर्चा तो वो भी एक ही बार लगेगा, एक प्रोडक्ट पे ड्यूटी या टैक्स एक ही बार लगेगा। लेकिन रेंट, मान लो जिस गोडाउन में वो स्टॉक रखा हुआ है सारा स्टॉक नहीं बिका, तो एक महीने में नहीं बिका तो फर्स्ट मंथ का रेंट लग गया, फिर दूसरे महीने में भी नहीं बिका तो दूसरे महीने का भी रेंट लग जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, एक ही प्रोडक्ट पे ये खर्चा जो है बार बार ऑकर होते जा रहा है, तो रेंट हो गया, ठीक है। सैलरी, अब मान लो उस शॉप में जिस पर्सन को हम लोगों ने रखा है, जिस स्टाफ को जो भी काम के लिए रखा है, उनको तो सैलरी देना पड़ेगा, जितने दिन के लिए उनको रखेंगे उतने दिन का सैलरी देना पड़ेगा। मतलब प्रोडक्ट जब तक, मतलब देखो सैलरी तो नॉर्मली सैलरीड पर्सन जो है ये फिक्स्ड बेसिस पे ही रहते हैं ना। तो रिकरिंग खर्चा क्या हो गया, रिकरिंग खर्चा ये भी हो सकता है, ऐसे भी सोच सकते हो, जो कि फिक्स्ड खर्चा होता है वो रिकरिंग होता है, जो फिक्स्ड नहीं है वो रिकरिंग नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर लॉजिक मेनली यही है कि जब हमारे प्रोडक्ट पे जो खर्चा एक बार से ज्यादा नहीं हो सकता है किसी एक प्रोडक्ट पे, जैसे मान लो जो पेन आए, ठीक है, मान लो 10 पेटी पेन आए, ठीक है, तो 10 पेटी पेन पे अनलोडिंग फ्रेट ड्यूटी टैक्स एक ही बार लगेगा। लेकिन पेन अगर सारा नहीं बिकता है तो रेंट बार बार लगता ही जाएगा, ठीक है, सैलरी भी देना पड़ेगा। अगर अच्छे से मतलब हमें लग रहा है एडवर्टाइजमेंट का और भी रिक्वायरमेंट है तो फिर से एडवर्टाइजमेंट और भी करेंगे, तो ये भी रिकरिंग हो गया, ठीक है। इंश्योरेंस, अब गोडाउन का इंश्योरेंस कर रखा है तो उसका तो प्रीमियम भरते जाएंगे, तो वो खर्चा भी क्या हो गया, हम लोग का रिकरिंग हो गया। तो रिकरिंग नॉन रिकरिंग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जो खर्चा हम लोगों को किसी भी एक प्रोडक्ट पे जो है बार बार करना पड़ेगा वो रिकरिंग हो जाएगा। रिकरिंग रीऑकरिंग जो बार बार नहीं होगा वो नॉन रिकरिंग हो जाएगा। अब यहां पर देखो इनका जो खर्चा है ना, इनका सारा खर्चा क्या हो जाएगा, बता सकते हो इनका सारा खर्चा क्या होगा। क्या इनको ये खर्चा एक बार स्टॉक भेजने के लिए, जो भी स्टॉक भेज रहे हैं, क्या इनको बार बार करना पड़ेगा कि एक ही बार करना पड़ेगा। मतलब जो प्रोडक्ट अभी भेज रहे हैं, ठीक है, तो ये बार बार अगर पेन भेज रहा है तो बार बार करना पड़ेगा, वो बात अलग है। लेकिन मान लो अभी 5 कार्टून पेन भेज रहा है तो उसपे ये सारे खर्चे एक बार होंगे कि बार बार होंगे, तुम लोग ये बताओ, फिर ये रिकरिंग होगा कि नॉन एक रिकरिंग। बार एक बार एक बार होगा एक तो एक बार बार हो होगा, एक बार होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन नॉन रेकरिंग। नॉन रिकरिंग। करेक्ट, नॉन रिकरिंग, ठीक है, नॉन रिकरिंग खर्चा होगा, ठीक है। तो ये हमें आइडेंटिफाई करने आना चाहिए क्या रिकरिंग खर्चा होगा, खर्चा होगा, लेकिन वो तो फिर मतलब एक बार के लिए एक ही बार होगा, ठीक है। या फिर ऐसे भी समझ सकते हो कि
गोडाउन तक पहुंचाने के लिए जो भी खर्चा होता है वो नॉन रिकरिंग होता है। गोडाउन में पहुंच गया उसके बाद जो भी खर्चा होता है वो क्या होता है, वो रिकरिंग होता है। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे ठीक लगे, दोनों तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर हम लोग और भी थोड़ा सा चीज समझते हैं। जैसे कंसाइनर और कंसाइनी में जो रिलेशन है, यहाँ पर कंसाइनर को क्या बोला जाता है, कंसाइनर को कभी कभी हम लोग प्रिंसिपल भी बोलते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल, और इनको तो एजेंट ही बोलते हैं। ठीक है, इनको एजेंट ही बोलते हैं और इनको बोला जाता है प्रिंसिपल। ठीक है, अच्छा अब देखो ये जो स्टॉक भेजा जा रहा है ना, स्टॉक जो भेजा जा रहा है इसमें ओनरशिप किसका है, बता सकते हो, कंसाइनर का है कि कंसाइनी? ओनरशिप मतलब गुड्स का ओनर कौन है, मतलब गुड्स किसका है, चाहे वो उड़ीसा तक पहुंच जाए लेकिन स्टॉक का ओनरशिप किसके पास रहेगा? कंसाइनर। कंसाइनर, कंसाइनर के पास क्या रहेगा, ओनरशिप। ओनरशिप। ठीक, ठीक है, कंसाइनी के पास क्या रहता है, दूसरे का स्टॉक अपने पास रख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, बोलो, दूसरे का स्टॉक अपने पास रखने को क्या बोलते हैं, दूसरे का कोई चीज अपने पास रख रहे हो, इसका इंग्लिश क्या होता है, पॉजिशन, है ना, पॉजिशन। ठीक है, इनके पास क्या होता है, स्टॉक का पॉजिशन। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर ये स्टॉक किसी भी तरह से कोई भी इस पे लॉस होता है या कुछ भी होता है, मतलब जल जाना, चोरी हो जाना, कुछ भी अनवांटेड इवेंट हो जाता है, उसका रिस्क कौन लेगा? कंसाइनर। जिसका ओनरशिप उसी का रिस्क। इसका नो रिस्क। ठीक है, अच्छा बेच के प्रॉफिट लॉस जो होगा वो किसके पास जाएगा, कंसाइनर का या कंसाइनी का? जिसका प्रोडक्ट है उसी का प्रॉफिट लॉस होना चाहिए, तो इसका होगा। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो इनका होगा। इनका क्या होगा फिर, इनका होता है कमीशन, कमीशन से मिला हुआ पैसा। मतलब बिजनेस तो दोनों कर रहे हैं ना, इनको कमीशन मिलेगा, इनको क्या मिलेगा, बेचने के बाद प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, बेचने के बाद प्रॉफिट या लॉस ये मिलेगा। तो ये मेनली बोल सकते हो कि कंसाइनमेंट सेल किस तरीके से होता है, उसका एक ओवरव्यू मैंने दिया तुम लोग को। ठीक है, कंसाइनमेंट सेल किस तरीके से होता है। अच्छा अब कंसाइनमेंट और नॉर्मल सेल में फर्क क्या है वो हम थोड़ा सा बता देते हैं। देखो कंसाइनमेंट और नॉर्मल सेल में फर्क क्या है, कंसाइनमेंट में दो लोग इंक्लूड होते हैं, अभी अभी मैंने बोला, प्रिंसिपल एंड एजेंट, या फिर बोल सकते हो कंसाइनर कंसाइनी। बोल सकते हो सेल में कौन से दो लोग इंक्लूडेड होते हैं, बायर एंड सेलर। करेक्ट, बायर एंड सेलर, या फिर और एक नाम भी हो सकता है, डेटर एंड क्रेडिटर। ठीक है, डेटर एंड क्रेडिटर। अच्छा इनके पास क्या रहता है, इनके पास ये क्या ट्रांसफर करते हैं, इनके यहां पर क्या होता है, कंसाइनमेंट में सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर टू एजेंट। लेकिन जब कोई प्रोडक्ट सेल हो जाता है तो क्या ट्रांसफर होता है, जैसे तुम लोग कुछ खरीदने गए, आज मार्केट में मनी जाके एक पेन मनी। खरीद, हाँ नहीं, क्या ट्रांसफर होता है, जैसे यहाँ पोजीशन ट्रांसफर किया ओनरशिप एजेंट, ओनरशिप ओनरशिप। ओनरशिप, ओनर ओनरशिप पोजीशन दोनों ही हो जाता है ना, हाँ। बोथ पोजीशन एंड ओनरशिप, दोनों ही ट्रांसफर हो जाएगा। ओनरशिप चला गया तो पोजीशन तो वैसे ही ऑटोमेटिकली चला गया, वो तो लिखना है तो मैंने लिख दिया, बोथ पोजीशन एंड ओनरशिप। जब ओनरशिप जाता है तो पोजीशन तो मतलब क्या बोले, बाय डिफॉल्ट चला गया, है ना। अच्छा अब यहाँ पर रिस्क कौन लेता है, बिजनेस में कुछ भी हो गया रिस्क कौन लेता है, कंसाइनर, है ना। लेकिन यहाँ प्रोडक्ट बिकने के बाद रिस्क किसका होता है, मतलब बायर सेलर में रिस्क बायर किसका होता है, बायर। हाँ रिस्क किसका होता है, बायर। जैसे मान लो तुम लोगों ने एक कैलकुलेटर खरीदा और जैसे ही दुकान से लेके निकले हाथ से गिर गया और वो टूट गया, लेकिन बिक गया था ना, तो लॉस किसका हुआ, लॉस हो गया तुम लोगों का। लेकिन अगर दुकानदार के हाथ में रहते रहते टूट जाता है तो फिर उनका होगा, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि रिस्क किसका है, तो बायर और सेलर, मतलब बेसिकली सेल ट्रांजैक्शन अगर हो चुका है तो रिस्क हमेशा होता
ये कंसाइनमेंट में क्या बनता है पता है? कंसाइनमेंट में बनता है प्रोफोर्मा इनवॉइस। अब ये क्या होता है प्रोफोर्मा इनवॉइस? बताते हैं ये क्या होता है। इनवॉइस का मतलब तुम लोग को तो पता है, बिल। बिल जो बनता है ना वो इनवॉइस होता है। प्रोफोर्मा इनवॉइस का मतलब होता है ये जो खर्चा किया गया है ना, ये खर्चा और कितना स्टॉक भेज रहा है कंसाइनर कंसाइनी को, जो स्टॉक भेज रहा है ना, तो उसका एक जो है रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जैसे तुम लोग मार्केट से मान लो मेडिसिन ही खरीद रहे हो, ठीक है, तो जब मेडिसिन खरीदते हो तो वो दुकानदार लिख के देता है ना कि कौन सा मेडिसिन, कौन सा, कितना प्राइस है, कितने क्वांटिटी पे लिए हो, ठीक है। मतलब प्रॉपर जिन जो बिलिंग करते हैं, तो बिलिंग में सारे डिटेल्स रहते हैं। मेडिसिन ले लो, अगर किसी जगह से बुक्स ले रहे हो बुक्स ले लो, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स ले रहे हो, कुछ भी ले लो, अगर प्रॉपर बिलिंग करते हैं कोई, तो फिर उनके पास हमारा क्या क्या डिटेल्स रहता है। हमारे पास जो बिल रहता है उसमें क्वांटिटी, रेट, प्राइस, टोटल प्राइस, डेट, ये सब रहता है। तो प्रोफोर्मा इनवॉइस कौन बनाता है? कंसाइनर बनाता है, ठीक है। उसमें क्या लिख के देता है कंसाइनर? उसमें लिखता है कि हम कितने क्वांटिटी का स्टॉक भेज रहे हैं और कितने तरह, जैसे मान लो 4-5 टाइप का पेन भेजा गया, तो वेराइटीज ऑफ स्टॉक भी वहां डिटेल्स में रहता है, प्राइस रहता है, ठीक है, प्राइस बोल लो या फिर रेट बोल लो, ठीक है, कौन सा स्टॉक कितने रेट का है। तो मतलब बेसिकली भेजे हुए प्रोडक्ट का डिटेल्स, ये मैंने जस्ट थोड़ा बहुत लिख दिया। भेजे हुए प्रोडक्ट का डिटेल्स जो है वो कंसाइनर बनाता है, उसका नाम है प्रोफोर्मा इनवॉइस, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट का नाम है प्रोफोर्मा इनवॉइस। अब सेल्स इनवॉइस, ठीक है, यहाँ क्या बनता है? सेल्स इनवॉइस बनता है। बनाएगा कौन? जो बेचेगा वही, सेलर। सेल इनवॉइस कौन बनाएगा? सेलर बनाएगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, यहां पर हम लोग कैसा प्रोडक्ट बेच सकते हैं? कंसाइनमेंट में हम लोग ओनली मूवेबल प्रोडक्ट बेच सकते हैं, ओनली मूवेबल प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग मूवेबल और अनमूवेबल एनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट बेच सकते हैं। मतलब ये क्या नया चीज हो गया? एनी टाइप प्रोडक्ट नया कुछ नहीं है। जैसे मान लो किसी को कोई बिल्डिंग फ्लैट बेचता है, ठीक है, जो मतलब कॉन्ट्रैक्टर वगैरह होते हैं वो तो फ्लैट बेचते हैं, ठीक है। कोई अगर जमीन बेचता है वो भी बेच सकता है, लेकिन वो मूवेबल तो नहीं है ना। मतलब अगर हम लोग एजेंट के थ्रू से कुछ बेचना चाहते हैं तो हम लोग सिर्फ वही सारे प्रोडक्ट को बेच सकते हैं जो मूवेबल है, ठीक है। जो मूवेबल नहीं है वो तो सिर्फ सेल के थ्रू से ही बेच सकते हैं। जैसे कोई जो है हमेशा जो है फ्लैट सेल करता है, ठीक है, फ्लैट सेल करता है, मतलब बेसिकली जो है फ्लैट बना के बेचना ही उसका काम है, तो वो तो वहीं पर बेच पाएगा जहां पर उसका बिल्डिंग है, दूसरे जगह पे वो नहीं बेच पाएगा, ठीक है। तो मूवेबल चीज होता है, यहाँ पर जो है किसी भी टाइप का प्रोडक्ट हम लोग बेच सकते हैं सेल के केस में। अच्छा, यहाँ पर बेच के जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो कंसाइनर का होता है, ठीक है। और यहाँ पर बेचने के बाद जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो सेलर का होता है, सेलर को बिलोंग करता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ पर रिटर्न ऑलवेज पॉसिबल। मतलब बता रहे हैं, जैसे देखो कंसाइनी बोल रहा है कि देखो भाई मैंने बहुत सारा पेन बेच दिया आपका, ये कुछ बचे कुछ पेन है जो बिक नहीं रहा है, हम बेच नहीं सकते, आप अपना पेन वापस ले लो, बोल ही सकता है। तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एजेंट है ना, एजेंट को दिया है बेचने के लिए, नहीं बेच पा रहा है तो वापस कर देगा, और उसके पास रख के उसका ही क्या फायदा? मिस्टर बी के पास उसका स्टॉक पड़ा रहेगा, इसमें इसका क्या फायदा? ये रिटर्न ले लेगा। इसीलिए रिटर्न पॉसिबल होता है कंसाइनमेंट सेल में, ठीक है। रिटर्न ऑलवेज पॉसिबल, ठीक है। और कौन रिटर्न करेगा? कंसाइनी टू कंसाइनर, ठीक है, कंसाइनी टू कंसाइनर, रिटर्न ऑलवेज पॉसिबल, ठीक है। लेकिन यहां पर जो है रिटर्न नॉट पॉसिबल, बट अभी हम लिख रहे हैं रिटर्न नॉट पॉसिबल, बट आज के डेट पे जो ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह होता है ना, वहां पर रिटर्न पॉसिबल होता है, ठीक है। अभी ये मैंने नॉर्मल लिख दिया, जैसे बहुत पहले का जो कंसेप्ट था, वहां एक बार प्रोडक्ट बिक गया ना, बिक गया, अगर नहीं पसंद है को, अगर जान पहचान का शॉप है तो क्या बोलेगा? ठीक है, आप प्रोडक्ट वापस दे, तो पैसा नहीं देंगे, बाद में कुछ खरीद लेना, ठीक है, ऐसा बोला जाता था ना। लेकिन हाँ, अगर अभी ऑनलाइन के जमाने में देखो तो हाँ, रिटर्न पॉसिबल होता है। और बहुत सारे जो है, बहुत सारी जगह पे ऐसा भी होता है, 15 डेज रिटर्न पॉलिसी रहता है, वहां भी हम लोग रिटर्न करते हैं तो पैसा मिल जाता है। तो आज के डेट पे बोलो तो ये वाला उतना वैलिड नहीं हुआ, फिर भी नॉर्मली सेल हो जाने पे ना उतना आसानी से रिटर्न नहीं होता है, उसका कुछ कंडीशंस होता है, जैसे 15 डेज होना चाहिए, कुछ डैमेज नहीं होना चाहिए। तो रिटर्न नॉट पॉसिबल इसलिए मैंने लिख दिया। लेकिन हाँ, ये तुम लोग को भी पता है कि आज के डेट पे रिटर्न होता है, ऐसा नहीं है कि एकदम ही रिटर्न नहीं होता, ये कुछ पहले का एकदम ही रिटर्न पॉसिबल नहीं था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर और क्या बनता है? यहाँ पर वीकेंड और होता है
possible as well as not possible as the case may be, क्योंकि हाँ जब लिख लो। इमूवेबल प्रॉपर्टी आ जाता है वहां पे तो रिटर्न नॉट पॉसिबल। अगर कोई इमूवेबल, फ्लैट खरीदता है और फिर बोलता है कि मुझे पसंद नहीं आया आप ले लो वापस, दैट इज नॉट पॉसिबल। हाँ दैट इज नॉट पॉसिबल, तो चाहे तो दोनों लिख लो, ठीक है। रिटर्न नॉट पॉसिबल नॉर्मली मैक्सिमम केसेस में होता है, आज के डेट पे ये फ्लेक्सिबिलिटी आया है तो तुम लोग अपने हिसाब से उसको लिख लो, रिटर्न नॉट पॉसिबल बट सम केसेस पॉसिबल, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अकाउंट्स से, यहाँ पर लिख लो सम केसेस पॉसिबल, इन सम केसेस पॉसिबल, ऐसे लिख सकते हो, इन सम केसेस पॉसिबल। अच्छा, अब हम लोग लिखेंगे अकाउंट सेल्स, ठीक है। अकाउंट सेल्स क्या होता है, जैसे प्रोफोर्मा इनवॉइस होता है ना, वैसे अकाउंट सेल्स भी होता है। अकाउंट सेल्स कौन बनाएगा, ये बनाएगा कंसाइनी। अब ये क्या लिखेगा अकाउंट सेल्स में, ये लिखेगा अपना डिटेल्स, मैंने क्या क्या खर्चा किया, मुझे कितना कमीशन मिलेगा, तो वो सारी चीजों का ना डिटेल्स लिखता है, उसको दिखाना पड़ेगा ना कंसाइनर को कि अनलोडिंग का इतना किया, फ्रेट का इतना किया, रेंट इतना, सैलरी इतना, एडवर्टाइजमेंट में इतना खर्चा कर दिए हैं, इंश्योरेंस में इतना खर्चा किए हैं, मेरा कमीशन इतना है। ये जो इसका भी तो एक मतलब डॉक्यूमेंट होना चाहिए ना, रिटर्न, ऐसे ओरली थोड़ी ना इसको याद रहेगा, जैसे इसको इनको याद नहीं रहेगा कि कितना स्टॉक भेजा गया, ये लिख के भेजेंगे, हर एक चीज का रिटर्न वैल्यू होता है ना, तो लिख के भेजना चाहिए। तो ये जब लिख के भेजते हैं प्रोफोर्मा इनवॉइस, ये जब रिटर्न में लिख के भेजते हैं दैट इज अकाउंट सेल्स, ठीक है। इसका नाम होता है अकाउंट सेल्स, तो नाम से ही तुम लोग को याद हो जाएगा। अकाउंट्स मतलब रिकॉर्डिंग, किस चीज का रिकॉर्डिंग, सेल्स का रिकॉर्डिंग। यहाँ पर अकाउंट्स, यहाँ पर क्या है प्रोफोर्मा इनवॉइस, मतलब इनवॉइस जैसा जो प्रोफोर्मा रहेगा वो, ठीक है। लेकिन बेसिकली ये कोई इनवॉइस तो है नहीं, क्योंकि डायरेक्टली हम लोग कंसाइनी को तो बेच नहीं रहे, कंसाइनी को दे रहे भाई मेरा प्रोडक्ट बेच दो, तो ये हो गया कंसाइनी अकाउंट सेल्स बनाता है। अब ये क्या डिटेल्स लिखता है, ये लिखता है कितना सेल कर दिया, सेल्स का क्वांटिटी लिख देगा, ठीक है, सेल्स कितना किया उसका क्वांटिटी लिख देगा। अच्छा, कमीशन इसको कितना मिलना मिलना चाहिए उसका डिटेल्स कैलकुलेट करके वो लिख देगा, ठीक है। क्या क्या खर्चा किया है उसने उसका डिटेल्स लिख लेगा। अच्छा, और क्या करेगा, कोई एडवांस, ठीक है, ये भी होता है, एडवांस अगर कुछ लिया गया है उसका भी डिटेल्स लिख देगा। अभी एडवांस वाला कंसेप्ट भी बता देते हैं, याद आ गया तो इसको भी बता देते हैं। देखो इसके साथ साथ एडवांस वाला बात क्या हो गया, यहाँ मैंने एडवांस नहीं लिखा था, कभी कभी क्या होता है कंसाइनर कंसाइनी से एडवांस लेता है, ठीक है, बात समझो क्यों, ऐसा क्यों कंसाइनर कंसाइनी से एडवांस लेता है, ये इसलिए होता है कि देखो हम लोग अपना प्रोडक्ट जो है एक एजेंट को भेज रहे हैं जिसको हम लोग उतने अच्छे से नहीं जानते हैं, ठीक है, या फिर जान भी सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि जान पहचान का, ऐसा हो सकता है जान पहचान का नहीं है, तो हम लोग अपना प्रोडक्ट इनको दे रहे हैं बेचने के लिए, ठीक है। अब मैंने तो एक छोटा सा पेन का एग्जांपल लिया, मान लो कोई लैपटॉप बेचने के लिए बोल रहा है, तो अगर 10 पीस भी बेचता है, काफी महंगा सामान हो गया, जब 2 लाख 5 लाख 10 लाख का प्रोडक्ट जो है इनके पास जा रहा है, अगर सपोज ऐसा हुआ कि एजेंट खराब आदमी निकला, तो वो हो सकता है प्रोडक्ट लेके भाग गया, इनको तो फिर क्या होगा, इनका तो पूरा लॉस हो गया, पूरा 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 लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर एजेंट खराब इंसान हो, बाई चांस ऐसा हो, अगर ये धोखा दे दे, तो इसके लिए क्या किया जाता है ना, कंसाइनी मतलब जो एजेंट है उनको बोला जाता है आप मुझे कुछ एडवांस कर दो, ठीक है, आप मुझे कुछ एडवांस कर दो एज अ सिक्योरिटी, ठीक है। तो मुझे तसल्ली रहेगा कि आप सचमुच में एजेंट हो, एजेंट के काम करने के लिए ही मार्केट में हो, आप मेरा चीज लेके गायब नहीं होने वाले, एक तसल्ली के लिए। जैसे देखोगे कभी रेंट वाले घर पे अगर कोई रहते हो, या कभी रेंट वाला शॉप है कुछ है, तो रेंट लेने से ना सिर्फ रेंट देना काफी नहीं होता है, रेंट एग्रीमेंट के पहले लिखा हुआ रहता है एक अमाउंट हमें एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है। वो क्यों देना पड़ता है, दूसरे का घर पे हम लोग रह रहे हैं, अब मान लो कि हम लोगों ने उनके घर का तोड़फोड़ कर दिया और भाग गए, तो क्या होगा, भाग नहीं सकते, क्यों, देखो हम लोगों ने अगर उनको, उनके लिए एक मतलब नॉर्मल डिपॉजिट क्या होता है, जैसे मान लो किसी का रेंट अगर मंथली 10,000 है, तो डिपॉजिट कैसे होता है, अलग अलग एरिया में अलग अलग कंसेप्ट चलता है, कोई बोलता है 50,000 डिपॉजिट, कोई बोलता है 1 मंथ डिपॉजिट, वो अलग अलग कंसेप्ट पे चलता है। तो क्या होता है, क्यों डिपॉजिट लेते हैं ये हम बताना चाह रहे हैं। अगर जो रेंट पे रह रहा है वो तोड़फोड़ करके भाग गया, तो फिर जो रेंट दिया उसका तो पूरा पूरा लॉस है ना। तो फिर क्या करना है कि जब देखो कोई तोड़फोड़ कर दिया, तो क्या करेगा, वो डिपॉजिट वाले पैसे
पैसे को काम में लगा के अपना चीज ठीक करवा लेगा, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर अगर ये एजेंट कुछ गलत करे, इसीलिए इनसे डिपॉजिट मांग सकता है कंसाइनर, लेकिन हमेशा मांगेगा ऐसा जरूरी नहीं है, बट ये एक कंसेप्ट हो सकता है। तो अगर कुछ एडवांस का कंसेप्ट है तो वो एडवांस का डिटेल्स भी यहाँ पर लिखेगा कि आपने मेरे से कितना एडवांस ले रखा था, तो हम उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करके पैसा रिटर्न करेंगे, ठीक है। इसका जब तुम लोग क्वेश्चन करोगे ना तो समझ जाओगे कैसे होता है, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू हमें मिल गया, कंसाइनमेंट सेल क्या होता है, नॉर्मल सेल क्या होता है, कंसाइनमेंट सेल का पूरा प्रोसेस क्या है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कमीशन। कमीशन मैंने बोला ना अलग अलग तरीके का कमीशन होता है, तो उसका भी एक बार डिटेल्स बता देते हैं कि कितने तरीके का कमीशन हो सकता है यहाँ पर। तो कमीशन नॉर्मली यहाँ पर दो तरीके का होगा, एक हो जाएगा ऑर्डिनरी और एक हो जाएगा स्पेशल, ठीक है। अब स्पेशल कमीशन दो तरीके का होता है, एक होता है ओवर राइडिंग और एक होता है डेल क्रेडियर। ये सब नाम है, ठीक है, ये सब नाम है। और जैसे हम बता देते हैं, नॉर्मली तुम लोग का जो क्वेश्चन रहता है वो ऑर्डिनरी और डेल क्रेडियर पे ही होता है, ओवर राइडिंग पे कम ही होता है। लेकिन नाम पता होना चाहिए, क्योंकि अगर बाई चांस कभी दे दे, क्वेश्चन नॉर्मली नहीं होता है, लेकिन थियोरिटिकली अगर देखोगे तो तुम लोग को मिल जाएगा ओवर राइडिंग भी होता है, तो इसलिए हम बता देते हैं। ऑर्डिनरी कमीशन का मतलब नॉर्मली कमीशन जैसे दिया जाता है ना, अगर कभी कमीशन का सोचोगे, एजेंट को कैसे कमीशन दिया जाता है पता है, कितना उन्होंने सेल करवा दिया उसके ऊपर। जैसे मान लो बोल दिया जो भी सेल करवाओगे 10%, ठीक है, जितना भी, अगर 50,000 का चीज बिकवाते हो तो 10%, अगर 50 लाख का बिकवाते हो तो उस पर 10%। ये होता है ऑर्डिनरी कंसेप्ट, इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड परसेंटेज ऑन ग्रॉस सेल, ठीक है। ग्रॉस सेल मतलब टोटल सेल, टोटल जितना भी सेल होगा उस पे एक फिक्स परसेंटेज अगर हम लोग पे करते हैं तो हम लोग बोलेंगे हम लोग ऑर्डिनरी कमीशन पे कर रहे हैं अपने एजेंट को, ठीक है। और भी अलग अलग कमीशन होता है, एक होता है ओवर राइडिंग, एक होता है डेल क्रेडियर। अब ओवरराइडिंग कमीशन क्या है, ओवरराइडिंग कमीशन का मतलब है कि हम लोगों ने एक प्राइस बताया कि भाई मेरा प्रोडक्ट जो है, मेरा पेन जो है आप 10 रुपए में बेचिएगा, ठीक है। हम लोगों ने ये बताया अपने एजेंट को। अब उन्होंने क्या किया, पेन को 10 की जगह 12 में बिकवा दिया। अब उनका एफर्ट है, उन्होंने कुछ अपना दिमाग लगाया होगा, ठीक है। उन्होंने अपना दिमाग लगाया, दिमाग लगा के बोला देखिए आपने तो बोला था 10, मैंने 12 में बेच दिया, ठीक है, तो आपको तो ज्यादा प्रॉफिट हुआ, तो आप एक काम कीजिए मुझे और भी कुछ कमीशन दे दीजिए। तो ऐसे सिचुएशन में जो कमीशन दिया जाता है इसे बोला जाता है ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइड करके चला गया ना, रेट को बोला था 10, उसने 12 में बिकवा दिया। खराब क्या है, दोनों के लिए अच्छा है। कंसाइनर का प्रॉफिट ज्यादा हुआ, 2 रुपए ज्यादा हुआ, और कंसाइनी भी डिमांड कर पाएगा कि देखो मैंने मेहनत किया, आपको और भी प्रॉफिट करवाया, तो आप एक काम करो मुझे और थोड़ा सा कमीशन दे दो, ठीक है। तो ये ओवरराइडिंग, लेकिन ये रहता ही है, ठीक है, सिर्फ ओवरराइडिंग कमीशन कोई नहीं लेता है, ये रहता ही है। उसके साथ साथ कभी कभी किसी को ओवरराइडिंग कमीशन मिल जाता है अगर वो ऐसा काम कर सकता है। मैंने बताया ना अभी कंडीशन कब ओवरराइडिंग मिलता है, और डेल क्रेडियर भी बताते हैं। तो पहले ओवरराइडिंग वाला लिखवा देते हैं। ओवरराइडिंग कमीशन का मतलब क्या होता है, इट इज अलाउड टू push sales at price higher than fixed by consignor, ठीक है। तो देखो मैंने तो एग्जांपल ऐसे दिया कि जैसे मान लो कि कंसाइनर ने बोला था 10 में बिकवा, उसने 12 में बिकवा दिया और डिमांड किया ओवरराइडिंग। और ऑपोजिट भी हो सकता है, जैसे कि कंसाइनर ने बोला था कि अगर मेरा पेन का प्राइस 10 है लेकिन आप अगर इससे ज्यादा में बिकवा देते हो तो आपको और भी कमीशन दे देंगे। तो वही लिखा है, इट इज अलाउड टू पुश सेल एट प्राइस हायर देन फिक्स्ड बाय द कंसाइनर। कंसाइनर ने जो प्राइस फिक्स किया है उससे ज्यादा में अगर बिकवा देते हैं तो इससे जो एक्स्ट्रा कमीशन मिल जाएगा दैट इज कॉल्ड ओवरराइडिंग कमीशन। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करना है उसका अलग तरीका होता है, ठीक है। मतलब कैसे होता है, जैसे जो एक्सेस अमाउंट होगा उस पे होता है, ठीक है। जैसे मान लो ये 12 रुपए का पेन है, 12 रुपए में बिकवाया 10 रुपए का पेन, तो 2 रुपए पे ओवरराइडिंग मिलेगा। ये नॉर्मल कंसेप्ट होता है। बाकी अगर क्वेश्चन में कुछ तरीका बता दे कि नहीं ओवरराइडिंग ऐसे ही पे करना है, तो हम लोग क्वेश्चन को फॉलो करेंगे। जब क्वेश्चन आएगा तब हम लोग देखेंगे, फिलहाल हम लोग कंसेप्ट समझ रहे हैं कि ओवरराइडिंग कमीशन कब दिया जाता है। डेल क्रेडियर कमीशन क्या होता है, देखो बिजनेस अगर कर रहे हैं तो उसमें हम लोग कैश सेल भी करेंगे, क्रेडिट सेल भी करेंगे। अगर हम लोग बोलेंगे नहीं नहीं हम लोग सिर्फ कैश सेल करेंगे, तो कौन आएगा, कोई नहीं आएगा,
क्रेडिट सेल भी करना पड़ेगा। और क्रेडिट सेल अगर करेंगे तो एक चांसेस बन जाता है बैड डेप्ट होने का, ठीक है, बैड डेप्ट होने का चांसेस बढ़ जाता है। अब ये बैड डेप्ट किसका होगा? नॉर्मली बैड डेप्ट अगर हुआ तो जो लॉस होगा वो किसका होना चाहिए? कंसाइनर का होना चाहिए, ठीक है। स्टॉक उनका बिकवाने का कोशिश कर रहा है एजेंट, अब एजेंट का क्या, एजेंट एफर्ट डालेगा, बिकवाएगा, कमीशन लेगा, ठीक है। तो यहां पर बोल रहा है कि अगर एजेंट ऐसा बोल रहा है कि अगर कोई भी बैड डेप्ट होता है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा, जो कि नॉर्मली होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर एजेंट और कंसाइनर में ऐसा कोई एग्रीमेंट बना हुआ है तो कंसाइनी क्या बोलेगा कि मतलब कंसाइनी यानी कि एजेंट, एजेंट क्या बोलेगा कि देखो आपका बैड डेप्ट आपका ही होना चाहिए, लेकिन हम आपका बैड डेप्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, मतलब बैड डेप्ट से आपको जो भी लॉस होगा वो आपको बेयर नहीं करना पड़ेगा, वो लॉस मेरा लॉस है, लेकिन उसके बदले आप मुझे कमीशन देना। तो ये कमीशन का नाम होता है डेल क्रेडियर, ठीक है। मतलब क्रेडिट जो है, क्रेडिट पे बेचने के लिए जो लॉस हो जाता है उसका लॉस किसका होगा? जिसका ओनरशिप है, ठीक है, जिसका ओनरशिप है प्रोडक्ट का। लेकिन अगर कंसाइनी यानी कि एजेंट ऐसा बोल रहा है कि आपका लॉस मेरा, हम इस लॉस को बेयर करेंगे, इसके बदले आप कमीशन देना। मतलब ऐसा जैसे मान लो उसने 5 पेन बिकवाए, ठीक है, और एक पेन जिसने खरीदा था, जो डेटर था, उसने क्या कर दिया, एक पेन पे बैड डेप्ट हो गया। अब एक पेन पे लॉस कितना, सपोज 10 रुपए का लॉस है, अब ये लॉस किसका होना चाहिए? कंसाइनर का। लेकिन कंसाइनी बोल रहे नहीं, हम आपको 6 पेन का ही पैसा देंगे, हम आपको 6 पेन का ही पैसा देंगे, भले ही एक पेन का पैसा मुझे नहीं मिला क्योंकि बैड डेप्ट हो गया, लेकिन ये लॉस मेरा, तो इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? तो मिलेगा डेल क्रेडियर कमीशन। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, अगर ऐसा मतलब एग्रीमेंट में होना चाहिए पहले से ही कि लॉस कौन बेयर करेगा, बैड डेप्ट का। अगर कंसाइनी बोलेगा कि हम बेयर करने के लिए रेडी है, तो कंसाइनर को उनको देना पड़ेगा एक एक्स्ट्रा कमीशन जिसका नाम है डेल क्रेडियर कमीशन। तो यहां पर लिखेंगे इट इज अलाउड ओनली व्हेन कंसाइनी अंडरटेक द रिस्क ऑफ बैड डेप्ट, ठीक है। अगर कंसाइनी बैड डेप्ट का रिस्क ले रहा है तो, और बैड डेप्ट कब होता है वो भी मैंने बता दिया, क्रेडिट सेल होने पे होगा, कैश सेल होने पे कहां से बैड डेप्ट होगा? कैश सेल पे तो ऐसा कोई कंसेप्ट होगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर हमें और एक पॉइंट जो है डिस्कस कर लेना चाहिए, दैट इज लॉस, ठीक है। तो लॉस दो तरीके का होता है, हम यहाँ पर लिखते हैं लॉस, लॉस दो तरीके का होगा, ठीक है। एक होता है नॉर्मल लॉस, एक होता है एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। तो देखो ये सारे कंसेप्ट ना हमारे कैलकुलेशन से रिलेटेड है, मतलब ऐसा मत सोचो कि अकाउंट्स क्लास में हम लोग सिर्फ यही क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा जो भी टॉपिक होता है उसका एक ओवरव्यू हमारे पास होना चाहिए। तो ये सारी चीजों को तुम लोग सुनो भी ध्यान से और लिख भी लो, क्योंकि ये सारे चीज हमें नेक्स्ट, तो हमें कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन करना है नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। तब तो हम लोग पूरा कैलकुलेशन ही करेंगे, लेकिन ये सब कंसेप्ट नहीं पता होगा तो फिर वहां पर ट्रीटमेंट नहीं कर पाओगे कि क्या करना चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मल लॉस का मतलब क्या है? नॉर्मल लॉस का मतलब होता है कि जो हम लोग जिसे हम लोग रोक नहीं सकते हैं, ठीक है, मतलब जो गुड्स के इनहेरेंट नेचर के लिए होता है। जैसे किसी का अगर मान लो कि नेप्थोलिन का बिजनेस है, ठीक है, तो नेप्थोलिन जैसे ही हवा में आता है तो वो क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है, ठीक है। केमिकल कुछ है तो उस तरीके का केमिकल है तो इवापोरेट हो जाता है, ठीक है। जो नॉर्मल बिजनेस है, जैसे मान लो किसी का अगर ग्लास का बिजनेस, मतलब कांच की चीजों का बिजनेस है, तो क्या होता है ना, कितने भी मतलब तुम लोग मेंटेन करो, ध्यान से करो, एक दो टूट फूट जाएगा, एक दो टूट फूट जाना नॉर्मल बात होता है। किसी का ऑयल का बिजनेस है तो थोड़ा बहुत लीकेज वगैरह हो जाना, गिर जाना, ये नॉर्मल बात है। ऐसा थोड़ी होता है कि हम लोग काम करेंगे कुछ भी नहीं। जैसे घर पे अगर देखोगे माँ खाना बनाती है तो उनसे भी ना कभी कभार क्या होता है, जो स्पाइसेस यानी मसाले वगैरह खाने में डालते वक्त थोड़ा बहुत गिर जाता है, तो वो तो नॉर्मल लॉस है ना। एकदम ऐसा थोड़ी होगा नीट एंड क्लीन ही होगा, एकदम नहीं गिरेगा तब तो बात ही खत्म, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वो नॉर्मल लॉस होता है। लेकिन मान लो पूरा, मान लो नमक थोड़ा बहुत गिर गया, ठीक है, लेकिन नमक डालते वक्त नमक ही पूरा गिर गया, पूरा डब्बा ही गिर गया, वो तो एबनॉर्मल लॉस होता है ना। तो वही चीज हम बता रहे, नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस जो है वो अलग बात होता है। तो नॉर्मल लॉस जो है, इट इज अनअवॉइडेबल लॉस ड्यू टू इनहेरेंट
नेचर ऑफ गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मली क्या बोल रहे हैं, जैसे मान लो जो भी पेरिसेबल गुड्स होता है, जैसे किसी का फ्लावर का बिजनेस है, ठीक है, तो वो क्या होगा, कुछ कुछ फ्लावर तो मतलब कुछ घंटे बाद ही उनका मतलब वो मुरझा जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, वो बिकेंगे भी नहीं, ठीक है। और कुछ फ्लावर्स हो सकता है कि जिसका कम से कम एक दिन ठीक ठाक रहे, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये मतलब नेचर क्रिएटेड है, ठीक है, इसमें हमारा हाथ नहीं चलता है। या फ्रूट्स का बिजनेस है, ठीक है, या फिर फिश वगैरह का बिजनेस है, तो वो सब क्या होता है, उसका एक जो है टाइम ड्यूरेशन जो है वो हमारे हाथों में नहीं है, वो नेचर ने प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो फ्लावर्स जो है वो कुछ टाइम बाद, कुछ दिन बाद खराब हो जाते हैं, कोई 3-4 दिन रहता है ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है। 1-2 दिन के अंदर खराब हो जाते हैं, कुछ तो घंटे भर में खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है अनअवॉइडेबल लॉस, जो कि गुड्स के इनहेरेंट नेचर के लिए होता है, जैसे इवापोरेट हो जाना, मतलब ऐसा कोई चीज जो इवापोरेट होता है, तो इवापोरेशन, ठीक है, इनहेरेंट नेचर का मतलब जैसे इवापोरेशन, या फिर पेरिसेबल गुड्स, ये सब, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या है, जो हम लोग चाहे तो रोक सकते थे, ठीक है, यानी इट इज अवॉइडेबल लॉस विच ऑकर ड्यू टू abnormal factors like फायर, जैसे आग लग गया, चोरी हो गया, थेफ्ट, ठीक है, एटसेट्रा, ठीक है। ये सब मतलब अवॉइडेबल, जैसे मान लो कि हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, आग लग के जो लॉस हो गया, तो वो एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है। और नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस में क्या है, यहाँ पर क्या होता है, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे ओनली यूनिट इज डिडक्टेड, समझा देंगे क्या होता है, ये वाला पॉइंट समझा देंगे, अभी लिखो ओनली, सॉरी ओनली नहीं, यूनिट एज वेल एज अमाउंट इज डिडक्टेड, बताएंगे ये पॉइंट क्या है, अभी बताते हैं। और इसके साथ यहाँ पर लिख लो रिकवरेबल फ्रॉम कस्टमर, रिकवरेबल फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे नॉट रिकवरेबल फ्रॉम कस्टमर, ये दोनों पॉइंट रिलेटेड है। तो ये बताने से ये तुम लोग को समझ में आएगा कि ये रिकवरेबल फ्रॉम कस्टमर और नॉट रिकवरेबल फ्रॉम कस्टमर क्या होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे किसी का मान लो फ्रूट्स का बिजनेस है, ठीक है, फ्रूट्स का बिजनेस है, ठीक है। अब मान लो क्या बेचते हैं, ऑरेंज, ठीक है, या फिर मैंगो, जो भी हो, ठीक है। तो ऐसे देखो जैसे कि वो 10 करके 10 रुपीज करके एक एक ऑरेंज लाते हैं, और उन्होंने जो है, या फिर ऐसे करते 10 ऑरेंज उन्होंने लिया 12 रुपए करके, परचेज किया, ठीक है, परचेज किया बेचने के लिए, ठीक है। तो कितने रुपए का ऑरेंज लिया, 120 रुपीज का ऑरेंज लिया। अब ऑरेंज जैसे लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है, पेरिसेबल है ना, तो एकदम 10 के 10 ऑरेंज ही अच्छे रहेंगे ऐसा नहीं होता है, एक दो खराब हो सकता है, ठीक है, नॉर्मल बात है, ठीक है, एक दो खराब हो सकता है। हम तो जस्ट 10 ऑरेंज बता रहे हैं, लेकिन जो लोग बिजनेस करते क्या 10 ऑरेंज लेके आके बेचेंगे, पेटी पेटी सामान लाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हर एक पेटी में एक दो ऐसे करके खराब हो जाता है, पूरा पेटी खराब निकल गया, वो तो फिर एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो परचेज किया है 10 ऑरेंज 12 रुपए करके, ठीक है, ये रेट है 12 रुपए करके। अब इनको बेचना है, अब ये बेचते कितना है, मान लो मार्केट में ये बेचते हैं, सेलिंग प्राइस है इनका ₹15 करके, ठीक है। अब नॉर्मल लॉस क्या है, ये देखो नॉर्मल लॉस जो है कि एक 10 ऑरेंज लाने से ऐसा होता है कि 2 ऑरेंज जो है ये खराब हो जाते हैं, ठीक है, 2 ऑरेंज जो है ये खराब हो जाते हैं। तो जब ये आके पहुंचते हैं अपने प्लेस में, तो इनके पास सेल करने लायक ऑरेंज बचता है 8,
ठीक है, तो खराब हो गए। ये मतलब जो है नॉर्मली बिकेंगे नहीं, आधा खराब है आधा अच्छा है। अगर स्क्रैप के भाव में चले गए तो बात अलग है, ठीक है, मतलब मान लो स्क्रैप के हिसाब से बेच दिया तो हो सकता है, लेकिन नॉर्मली मान लेते कि नहीं बिकेगा। तो इनके पास 8 ऑरेंज आया, लेकिन इनका खर्चा तो 120 ही हुआ ना। ऐसा थोड़ी ना है कि इनके पास 8 ऑरेंज जो है सेलेबल कंडीशन में है तो इनका कॉस्ट कम हो गया। इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट। 120 रुपए दे के लेके आए, लेकिन जब लाए 10 ला रहे थे, अब आके देखा कि भाई 2 तो बेच नहीं पाएंगे, 8 ही बेच पाएंगे, 2 का तो हालत खराब हो चुका है। तो इनका जो कॉस्ट पर ऑरेंज है ये कितना हो गया। जब खरीदे तब तो था 12 रुपए करके, अभी कितना हो गया, 120 रुपए में 8 ऑरेंज आए, ठीक है। तो इनका कॉस्ट देखते कितना आता है। अच्छा, ये 15 ही आ गया, तो एक काम करते हैं, इसका ना हम प्राइस जो है, इसका प्राइस जो है हम कर लेते हैं 18, ठीक है, 18 कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, कॉस्ट पर ऑरेंज 15 रुपीज करके हो गया, मतलब अभी 12 रुपए का जो ऑरेंज था वो कितना हो गया है, 15 रुपए करके, ठीक है। अब ये पता होना जरूरी है, क्योंकि देखो हम लोग जब बेचेंगे तो इसमें प्रॉफिट लगाएंगे, तो हम लोग सेल प्राइस कैसे डिफाइन करेंगे, मैंने पहले से डिफाइन कर रखा है। मतलब हम लोग अगर 3 रुपए प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो हमारा प्राइस 18 हो जाएगा। अब मार्केट में ये सब चीजों का तो एक प्राइस होता है ना कि कितना करके बिक रहा है, तो मार्केट रेट पे हमें चलना पड़ेगा। अब ये नॉर्मल लॉस क्या किसी एक इंसान का होगा, नहीं। नॉर्मल लॉस ऐसा है जो सभी का होगा, जो भी इस तरीके का फ्रूट बिजनेस करते हैं या फिर ऑरेंज बेचो, जो भी बेचो, तो हर एक चीज का ना एक क्या होता है, अपना एक लॉस जो है वो बिजनेसमैन को पता होता है, ठीक है। कोई क्या बिजनेस कर रहा है, जैसा भी बिजनेस कर रहा है, उनको पता है कि नॉर्मल लॉस कितना होगा, ठीक है, नॉर्मल लॉस कितना होगा, ये सबको पता है। ये कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं। ये लाइन मैंने क्यों लिखा, देखो हम लोगों का ऑरेंज कितना आया था, 12 रुपए करके। अगर हमें 3 रुपए प्रॉफिट कमाना है, ये हमारे पास फिक्स्ड है, तो हम लोग 15 रुपए रेट लगाते, लेकिन हम लोगों ने कितना रेट लगाया, 18। क्यों, क्योंकि हमारे 12 रुपए का ऑरेंज अब 12 नहीं रहा, 15 हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने उस पर 3 रुपए प्रॉफिट लगा दिए, और जो है 18 रुपीज सेलिंग प्राइस कर दिया। और ये चीज सभी कोई करेंगे मार्केट में, जो भी ऑरेंज बेचते हैं, ठीक है। मतलब ये फिक्स्ड हम नहीं बोल रहे, ये तो मैंने एक अंदाजे से बोला है, मुझे नॉलेज नहीं है, ठीक है, कि कितना होता है, लेकिन होता है, ठीक है। सभी के बिजनेस में एक नॉर्मल लॉस जरूर होता है। जैसे रेस्टोरेंट में जाओगे वहां भी देखना नॉर्मल लॉस होता है। जैसे मान लो कि जैसे चाउमीन बना रहे, ठीक है, तो देखना जब उसको मिक्सड अप करते हैं ना तो थोड़ा बहुत इधर उधर गिरते रहता है, ये नॉर्मल लॉस है, उनको पता है ये नहीं रोक पाएंगे वो चीज, ठीक है। तो ये नॉर्मल लॉस होता है। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया तुम लोग को वैसे ही, तो ये देखो यहाँ पर अगर इनका 3 रुपए प्रॉफिट कमाना फिक्स्ड है एक ऑरेंज पे, तो इनको 15 रुपए पे 3 लगाना चाहिए। अगर ये 12 पे 3 लगाएंगे तो इनका लॉस हो जाएगा। मतलब प्राइस क्या हो गया, जो प्राइस बढ़ गया वो हम लोगों ने कस्टमर से रिकवर कर लिया। कैसे रिकवर किया, क्योंकि मार्केट में सभी 18 में ही बेचेंगे, 15 में नहीं बेचेंगे, क्योंकि सभी का इस तरीके का लॉस होगा, ठीक है, सभी का इस तरीके का लॉस होगा, क्योंकि ये नॉर्मल लॉस है, ये सभी को बेयर करना पड़ता है, ये नेचर से रिलेटेड है, ये हम लोग रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई एबनॉर्मल लॉस होता है वो हम लोग कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते। जैसे एबनॉर्मल लॉस का कैसे एग्जाम्पल दे, जैसे मान लो हम सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों ने कितने ऑरेंज लाए, 10 ऑरेंज 12 रुपए करके, ठीक है, परचेज किया 10 ऑरेंज 12 रुपीज करके, ठीक है, कितना 120, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग का जो लॉस हो गया एबनॉर्मल लॉस, ठीक है, हम क्या लिख रहे हैं, एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। तो एबनॉर्मल लॉस हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पर मान लेते हैं 4 ऑरेंज जो है, 4 ऑरेंज जो है ये चोरी हो गए, ठीक है, 4 ऑरेंज जो है ये चोरी हो गए, और हमारे पास कितना ऑरेंज आके पहुंचा, 6, ठीक है, बेचने लायक 6। अब यहाँ पर नॉर्मल लॉस वाला कंसेप्ट हम नहीं लगा रहे, ठीक है। 6 ऑरेंज आके पहुंचा। अब अगर हम लोग बोलेंगे कि 6 ऑरेंज का प्राइस 120 है, ठीक है, तो यहां पर देखो एक एक ऑरेंज का प्राइस कितना हो जाता है, 20 रुपीज करके। मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, 18 रुपीज, ठीक है। ये सारी चीजों का एक एक प्राइस होता है ना। अब सारे लोग 18 रुपए में बेचेंगे, और अगर हम लोग 20 रुपए में बेचेंगे कोई खरीदने नहीं आएगा, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एबनॉर्मल लॉस हम यहाँ पर लिखते हैं, एबनॉर्मल लॉस क्यों हुआ, चोरी हो गया, ठीक है। अब चोरी हो गया, वो लॉस हम लोग किससे रिकवर कर रहे हैं, कस्टमर से। हम लोग बोल रहे हैं हमारा ऑरेंज 20 रुपए का है, 3 रुपए तो हम लोग प्रॉफिट कमाते, 23 रुपए करके बेचेंगे,
कोई भी नहीं खरीदने आएगा, ठीक है, कोई भी नहीं खरीदने आएगा। तो इसीलिए एबनॉर्मल लॉस जो हुआ है तो ये चोरी हो जाएगा, तो क्या हम लोग प्रोडक्ट का दाम बढ़ा देंगे तो फिर लोग दूसरे जगह से खरीदेंगे। कोई बेवकूफ थोड़ी ना है कि 23 रुपए में खरीदेगा जब मार्केट में रेट 18 रुपए चल रहा है। तो एबनॉर्मल लॉस कभी कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते, तो यहाँ यूनिट को तो लेस करना ही है, साथ ही साथ हमें इसका अमाउंट को भी लेस करना है। तो 4 ऑरेंज जो हमारे चोरी हो गए उसका कॉस्ट कितना था, 48, 12 इंटू 4, ठीक है। तो 120 माइनस 48 कर लो, कितना हो गया 72, ठीक है। इसके जगह पे ये कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। यहां पर पहले ये वाला मैंने लिखा, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा। तो अभी एक एक ऑरेंज का कितना प्राइस रहेगा, डिवाइड करके देखो 12 रुपए ही रह जाएंगे, ठीक है, 12 रुपए रह जाएंगे, मतलब जो था वही। अब इस पे 3 रुपीज लगा के हम लोग आराम से बेच सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर नॉर्मल लॉस को मैंने एक बार अवॉइड किया है, ठीक है, 3 रुपीज लगा के बेच सकते हैं। हम सिर्फ ये समझाना चाहते हैं कि एबनॉर्मल लॉस कभी कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते हो। जैसे आज कोई चीज तुम 10 रुपए किलो बेच रहे थे और आज ही रात अगर तुम लोग के गोडाउन में चोरी हो गया, कल वही चीज 15 रुपए किलो बेचोगे, लॉस रिकवर कर रहे हैं, नहीं चलेगा, ठीक है, नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, गोडाउन में जो भी चीज है, मान लो कि चावल बेचते हो, ठीक है, तो वहां पर अगर चूहा थोड़ा बहुत वो चावल रोज खा लेता है तो वो नॉर्मल लॉस है, ठीक है, वो हम लोग रोक नहीं सकते। तो उस वो सभी के गोडाउन में होता है, तो सभी वो लॉस क्या करते हैं, कस्टमर से रिकवर कर लेते हैं। तो उतना कस्टमर से रिकवर चलता है। कस्टमर से रिकवर का मतलब है प्राइस में ऐड कर देना, ठीक है, मतलब कॉस्ट को बढ़ा देना। कस्टमर से रिकवर का मतलब ऐसा थोड़ी है जाके बोलेंगे कि आपसे और भी इतना पैसा लेंगे, ऐसा नहीं होता है। कस्टमर से रिकवर का मतलब है प्रोडक्ट प्राइस में ऐड कर दो, प्रोडक्ट के प्राइस में ऐड कर दो उस लॉस को। तो नॉर्मल लॉस प्रोडक्ट प्राइस में ऐड करोगे चलेगा, एबनॉर्मल लॉस प्रोडक्ट प्राइस में ऐड करोगे नहीं चलेगा। तो जब भी एबनॉर्मल लॉस होता है यूनिट भी लेस करो, अमाउंट भी लेस करो, वही चीज लिखा है, नॉट रिकवरेबल फ्रॉम कस्टमर, और यूनिट एज वेल एज अमाउंट इज डिडक्टेड, ठीक है, यूनिट एज वेल एज अमाउंट इज डिडक्टेड। और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर देखो ओनली यूनिट इज डिडक्टेड, सिर्फ और सिर्फ जो है यूनिट डिडक्ट होगा, अमाउंट डिडक्ट करने का जरूरत नहीं है। प्राइस बढ़े तो बढ़ने दो, नॉर्मल लॉस कस्टमर से रिकवर कर लेंगे, सारा दुनिया करता है, हम लोग भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कस्टमर खरीदेगा, ठीक है। लेकिन एबनॉर्मल लॉस हो गया, आज मेरे गोडाउन में आग लग गया, तो जो चीज हम 2 रुपए किलो में बेच रहे थे वो 10 रुपए किलो में बेचेंगे, कोई नहीं देगा, ठीक है। वो सब तो मतलब अपना लॉस अपने को ही बेयर करना है, वो हम लोग किसी और से रिकवर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस के अंदर डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग और एक पॉइंट सीखेंगे, उसके बाद जो है टाइम बचेगा तो हम लोग एक क्वेश्चन जरूर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्या सीखना है अभी, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक सीखेंगे हम लोग। देखो, तो इसके लिए हम एक प्रोफॉर्मा लिखवा देते हैं, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लाइन विथ कंसाइनी, ठीक है। कंसाइनी के पास अगर क्लोजिंग स्टॉक, मतलब जो स्टॉक हम लोगों ने बेचने के लिए उनको दिया था, उन्होंने सारा नहीं बेचा, ठीक है। तो क्या हुआ है कि हम लोग चाहते हैं कि जितना भी बिका है उसमें हम लोगों ने कितना प्रॉफिट अर्न किया वो कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हमें अपने क्लोजिंग स्टॉक का भी हिसाब पता करना पड़ेगा ना। अगर तुम लोगों ने कभी फाइनल अकाउंट्स किया है तो वहां क्लोजिंग स्टॉक लिखे बिना फाइनल अकाउंट्स नहीं बनता है। लेकिन नहीं बनता है उसका रीजन क्या है, क्यों क्यों लिखा जाता है कि क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखे हम लोग फाइनल अकाउंट्स क्यों नहीं बना सकते। जैसे तुम लोग को एक समझाते हैं, देखो, जैसे यहाँ पर ये है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब हम लोग जो भी स्टॉक बेच रहे हैं उसका डिटेल्स यहाँ पर रहता है। जैसे मान लो हम लोगों ने परचेज किया है, टू परचेज, हम लोगों ने परचेज किया है सपोज 10 पेन, कितना करके 10 पेन परचेज किया सपोज 10 रुपए करके, तो 100 रुपीज का पेन परचेज किया हम लोगों ने, पेन सेल कर दिया, यहाँ पर लिखते हैं सेल कर दिया हम लोगों ने, 12 रुपए करके सेल करते, ठीक है, हम लोगों ने सेल कर दिया सपोज 5 पेन, ठीक है, 5, एक काम करते 6 पेन कर देते हैं, तो यहाँ पर 72 रुपीज हो गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमें प्रॉफिट पता करना है तो प्रॉफिट तो दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, नॉर्मल दिख रहा है कि 10 रुपए का पेन 12 रुपए में बेचा, तो 2 रुपए प्रॉफिट है एक एक पेन पे, तो 6 पेन हम लोगों ने जो बेचे उस पे प्रॉफिट हो जाएगा 12 रुपए। तो अगर तुम लोग इसको बैलेंस करोगे, जैसे तुम लोग लेजर बैलेंस करते हो, और इसको अगर बैलेंस करोगे तो 100, यहाँ पर ये देखो इधर 100 आ रहा है, इधर 100 लिखना पड़ेगा, और यहाँ
यहाँ पर 100 माइनस 72 करोगे तो ये 28 आ जाएगा, और ये इधर लिखने का मतलब लॉस होता है? लॉस थोड़ी ना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है बेच के। तो फिर इसको यहाँ पर कैसे, ये गलत क्यों दिख रहा है? गलत इसीलिए दिख रहा है, हम लोगों ने 10 में से 6 पेन बेच दिए और बाकी 4 पेन जो नहीं बिका उसको लिखा नहीं। क्लोजिंग स्टॉक लिखो, देखो आंसर सही आएगा। तो कैसे लिखेंगे, ये हटाते हैं, ठीक है। ये देखो हम लोग का जो पेन बिक गया, जो नहीं बिका उसको क्या लिखना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्योंकि ये भी तो देखना पड़ेगा कितना स्टॉक बचा हुआ है, कितना पेन बचा हुआ है। 10 में से 6 सेल हो गया, 4 बचा हुआ है। और उसका वैल्यू कैसे करोगे, 10 रुपए से करोगे कि 12 रुपए से करोगे? बोलो, जो पेन बच गया उसका प्राइस कैसे करोगे, 10 रुपए से करोगे कि 12 रुपए से करोगे? स्टॉक है, गोडाउन में 10। तुम्हारे 10 रुपीज से करना चाहिए। 12 से थोड़ी ना होगा, 10 रुपीज से होगा। तो ये कितना हो गया, 40। अब ऐड करो 40 और 72 कितना हो जाएगा, 112, ठीक है, 112। अब इधर बैलेंस करो, कितना आ गया, 12 रुपीज आ गया प्रॉफिट, जो नॉर्मली कैलकुलेट करके तुम लोग को मिल रहा था प्रॉफिट। तो समझ रहे हो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू होना कितना जरूरी है। अब यहाँ पर क्या है, हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पड़ा हुआ है, कंसाइनी के पास पड़ा हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, उसका कैलकुलेशन कर लेंगे। कैसे करेंगे, हमें पता है कि हम लोगों ने कितना स्टॉक भेजा, ठीक है। और कंसाइनी हमें टाइम टू टाइम क्या भेजेगा, सेल्स, ठीक है, अकाउंट सेल्स भेजता है। ये देखो इसीलिए मैंने लिखवाया, कंसाइनी हमें क्या भेजता है, कंसाइनी हमें अकाउंट सेल्स भेजता है, ठीक है। अकाउंट सेल्स में क्या लिखा हुआ रहता है कि उन्होंने कितना बेच दिया, कितना नहीं बेचा, ये सब डिटेल्स लिखा हुआ रहता है। तो ये सारी चीजों को कैलकुलेट करके हम लोग ये पता कर लेंगे कि उनके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। और हम लोग ये भी आइडेंटिफाई कर लेंगे कि अभी तक जो स्टॉक बिका है उसका प्रॉफिट कितना है। इसीलिए वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक पता होना जरूरी है। लेकिन इसको कैसे करेंगे उसका देखो, यहाँ पर हम लिख देते हैं कैसे करके इसका वैल्यूएशन करना चाहिए। तो सबसे पहले लिखेंगे ऐसे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट बाय कंसाइनर, ठीक है। कंसाइनर ने कितना स्टॉक भेजा पहले वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कंसाइनर खुद लिख रहा है कि मैंने कितने सारे स्टॉक भेजे, उसका कॉस्ट क्या है, कॉस्ट क्या है। और ये मैंने दो कॉलम कर लिया, यूनिट और अमाउंट, ठीक है। मतलब यूनिट मतलब क्वांटिटी, और अमाउंट मतलब कितने सारे। जैसे 10 पेन भेजे 12 रुपए वाले, तो यहाँ 10 लिखेंगे, यहाँ 120 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो भी खर्चे हो रहे हैं स्टॉक को भेजने के लिए, ये देखो जो भी खर्चे हो रहे हैं स्टॉक को भेजने के लिए, वो स्टॉक के प्राइस के साथ ऐड होना चाहिए। जैसे अगर ये ऐड नहीं करेंगे तो फिर इनका तो लॉस हो जाएगा। मान लो इन्होंने जो भी स्टॉक भेजा उस पे जो भी खर्चा वो उन्होंने ऐड नहीं किया, खर्चा तो कस्टमर से रिकवर करना है ना। तो जो भी खर्चा वो तो कस्टमर से रिकवर करेंगे। जैसे मान लो तुम लोग जाके केक खरीद रहे हो, तो केक जब खरीद रहे हो तो केक हाथ में थोड़ी ना पकड़ा देगा, उसको पैक करके देता है ना। तो वो पैकिंग चार्जेस अलग से लिखता नहीं है, बट वो केक के दाम में ही तो ऐड रहता है ना, तो केक के दाम में ऐड कर लिया। बिस्किट्स खरीदते हो तो क्या बिस्किट्स निकाल के दे देगा पैकेट से, ऐसा थोड़ी होता है। वो क्या करेगा, पैकेजिंग ही ना देगा। तो वैसे ही जो भी पैकिंग वगैरह लोडिंग वगैरह का खर्चा होगा वो तो कस्टमर से ही निकालेंगे, तो प्रोडक्ट के प्राइस में उसे क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। जैसे हम लोग जब लेने जाते हैं कोई भी, जैसे मैंने बोला केक का एग्जांपल, हमें बोल देता है केक का प्राइस इतना है, मतलब हमें अलग अलग थोड़ी ना बताते हैं आपका पैकिंग का इतना ले लिए, ये ले लिए, वो ले लिया, ये सब कुछ नहीं होता है। वो क्या करते हैं, टोटल प्राइस अपना जोड़ के रखते, वही बता देते, उसमें सारी चीजों का एडिशन होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे all expenses, all expenses incurred by कंसाइनर। कंसाइनर ने जो भी कुछ खर्चा किया हुआ है वो सारे खर्चे यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। तो खर्चे ऐड होंगे तो रुपीस के कॉलम में जाना चाहिए, यूनिट में नहीं। मतलब मैंने खर्चा ऐड कर दिया तो थोड़ी ना जो है यूनिट जो है 10 पेन की जगह 15 पेन हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो यूनिट में कुछ नहीं आएगा, यूनिट में इससे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं। तो एक्चुअली क्या होगा, जो भी चीज हम लोगों ने भेजा उसका प्राइस जो है पहले जितना था उससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो हम लोगों ने 10 पेन भेजे थे, ठीक है, 12 रुपए करके, तो 10 इंटू 12 120 हो गया। अब इस पूरे स्टॉक को भेजने में मान लो और भी 20 रुपए का खर्चा हो गया, तो 10 पेन का प्राइस अभी 140 हो जाएगा, मतलब 14 रुपए पर पेन हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज हम बताना चाह रहे हैं। तो ये तो कस्टमर से रिकवर करेंगे ना, नहीं तो फिर क्या खुद का लॉस होगा, फिर कंसाइनमेंट बिजनेस करके फायदा क्या है। तो ये ऐड करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर हमारा ये जो निकल के आए इसको क्या लिखना चाहिए, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट, ठीक है। जितना
टोटल वैल्यू का स्टॉक भेजा गया वो हमारे पास कैलकुलेट होके आ गया। ठीक है, अब यहां से लेस करना पड़ सकता है। क्या लेस करना पड़ सकता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स नॉट रीच्ड द सिटी ऑफ कंसाइन, द सिटी ऑफ कंसाइन। बोल रहा है कि यहां से लेस कर देंगे वो सारे स्टॉक जो कंसाइनी के पास पहुंचा ही नहीं, मतलब उनके जगह पे, इसीलिए मैंने सिटी लिख दिया। ये कब हो सकता है? ये तब हो सकता है, पहला केस, अगर गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट है। इसका मतलब क्या होता है? गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट मतलब रास्ते में स्टॉक लॉस्ट हो गया तो फिर उनके पास नहीं पहुंचेगा, या फिर गुड्स स्टिल इन ट्रांजिट मतलब अभी तक उनके पास नहीं पहुंचा, रास्ते में ही है, मतलब गुड्स ट्रैवल कर रहे हैं। मतलब ये मतलब ट्रैवल तो गुड्स क्या करेंगे, जस्ट हम समझाने के लिए बोल रहे हैं कि गुड्स अभी तक नहीं पहुंचे, रास्ते में है। ठीक है, रास्ते में ही है, नहीं पहुंचा है। ठीक है, तो वो हो सकता है। तो उतना हमें लेस कर लेना है। क्यों बताओ? क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं? क्लोजिंग स्टॉक। अगर कोई स्टॉक रास्ते में ही खराब हो गया है, जल गया है, चोरी हो गया है, तो वो तो कंसाइनी के पास नहीं पहुंचा होगा। अगर पहुंचा ही नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा ना। जो स्टॉक पहुंच जाता है उनके पास, या तो वो बिक जाएगा या तो वो नहीं बिकेगा। जो बिक गया वो बिक गया, जो नहीं बिका वही क्लोजिंग स्टॉक। तो लेकिन ऐसा कोई स्टॉक है जो रास्ते में ही मतलब लॉस्ट हो गया, तो वो उनके पास नहीं पहुंच सकता है, तो वो क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा, तो उसको हटा देंगे। जैसे ही हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा कि इतना स्टॉक लॉस्ट हो गया, तो वो उनके पास नहीं पहुंचेगा, तो वो क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा। और जो अभी तक फॉर सम रीजन अभी तक नहीं पहुंचा, ठीक है, जैसे मान लो अभी भी टाइम लगेगा उनके सिटी तक पहुंचने के लिए, नहीं पहुंचा, स्टील इन ट्रांजिट में है, तो वो भी हम लोगों को क्या कर देना चाहिए? लेस कर देना चाहिए। तो इसका यूनिट भी लेस करेंगे एज वेल एज अमाउंट भी लेस करेंगे। ठीक है, कि कितना सारा स्टॉक नहीं जल गया या चोरी हो गया, मतलब लॉस्ट इन ट्रांजिट, और उसका वैल्यू कितना था, और कितने सारे स्टॉक अभी भी इन ट्रांजिट में है और उसका वैल्यू कितना। ये माइनस कर देने से हमें ये पता चल जाएगा कि कितने सारे स्टॉक एक्चुअली उनके पास पहुंचे हैं जो वो बेच सकते हैं। ठीक है, ये माइनस करने से हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स reached the city ऑफ कंसाइनी। कंसाइनी के पास इतने सारे स्टॉक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कंसाइनी के पास पहुंचेगा वो उनका रेलिवेंट खर्चा, मतलब उस पर रेलिवेंट खर्चा करेंगे, इस तरीके का खर्चा करेंगे जो कि रेकरिंग भी होगा, नॉन रेकरिंग भी होगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर? स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे हैं। तो स्टॉक के वैल्यूएशन में कौन सा खर्चा ऐड होना चाहिए? तुम लोग ही बताओ, क्या स्टॉक का वैल्यूएशन में रेकरिंग खर्चा ऐड होना चाहिए या नॉन रेकरिंग खर्चा ऐड होना चाहिए? स्टॉक के वैल्यूएशन कर रहे हैं, क्या हम लोग रेंट का पूरा खर्चा स्टॉक में ऐड कर देंगे? नहीं होता है। सैलरी पूरा का पूरा स्टॉक में ऐड कर देंगे? नहीं होता है। ठीक है, हमें क्या ऐड करना चाहिए? हम लोग को ऐड करना चाहिए नॉन रिकरिंग खर्चा। ठीक है, मतलब स्टॉक को हमें गोडाउन तक ले जाने का जो खर्चा है वही हम लोग कस्टमर से यहाँ पर रिकवर करेंगे। तो क्या रेंट वेंट का खर्चा हम लोग कस्टमर से रिकवर नहीं करते? करते हैं। वो अलग कंसेप्ट होता है। जैसे तुम लोग अगर ट्रेडिंग और पीएल का कंसेप्ट देखते हो, तो ट्रेडिंग में हम लोग क्या दिखाते हैं? कितना स्टॉक खरीदा, स्टॉक को गोडाउन तक लाने का खर्चा वो स्टॉक में ऐड करते हैं, फिर उसे बेचते हैं, बेच के प्रॉफिट जो कमाते हैं उस प्रॉफिट से हम लोग बिजनेस का फिक्स्ड खर्चा पे करते हैं, जैसे कि रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, ये सब। तो सेल से जो प्रॉफिट कमाते हैं उससे हम लोग बिजनेस को मेंटेन करने का खर्चा पे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टॉक रिलेटेड हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमेशा हम लोग का ऐड होना चाहिए नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। ठीक है, नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइन। एक्सपेंस बाय कंसाइन ही लिख देते हैं, इनकर्ड लिखेंगे तो इतना बड़ा वर्ड जगह नहीं होगा। एक्सपेंस बाय कंसाइन, ठीक है। और कंसाइनर के केस में हम लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि उनका तो सारा ही नॉन रिकरिंग होता है। ये स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया ना, उनका तो सारा ही नॉन रिकरिंग होता है। हम लोग को यहाँ पर क्या लेना है? सिर्फ और सिर्फ नॉन रिकरिंग खर्चा लेना है। स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे हैं, ओनली नॉन रिकरिंग खर्चा लेना है। रेकरिंग हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि वो रेकरिंग खर्चा जो होता है ना, वो हम लोग बिजनेस के इनकम से पे करते हैं। ठीक है, बिजनेस करके जो प्रॉफिट कमाते हैं उससे पे करते हैं, उससे हम लोग अपना स्टॉक का वैल्यू नहीं बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नॉन रिकरिंग खर्चा ऐड कर देंगे, तो इससे हमारा क्या होगा? स्टॉक का वैल्यू पता चलेगा कि कितना हो रहा है, अल्टीमेटली कितना हो रहा है। तो ये जो ऐड करने के बाद निकल के आएगा इसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स
कॉस्ट ऑफ गुड्स रेडी टू सेल, ठीक है, ये बेचने के लिए रेडी है, इतना हो रहा है, कॉस्ट इतना हो रहा है, ठीक है, इसके बेसिस पे हमें बेचना चाहिए। अब अगर कुछ लॉस हुआ, जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया नॉर्मल लॉस, अगर कोई नॉर्मल लॉस हो रहा है तो यहाँ पर लेस कर देंगे। कहां पर होगा, ये मैंने यहाँ पर नॉर्मल लॉस लिखा है, तो ये नॉर्मल लॉस कौन सा वाला हो रहा है, ये नॉर्मल लॉस हो रहा है कंसाइनी के पास पहुंचने के बाद अगर किसी तरीके का स्टॉक में नॉर्मल लॉस हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड होता है, वी नो कि कितना होगा एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस। ये कैसे होता है, ये हमारे जो है नॉलेज से होता है, ठीक है, बहुत दिन तक जब एक्सपीरियंस हो जाता है ना इंसान को बिजनेस करते करते, तो उससे पता चल जाता है कि मेरा बिजनेस में मेरा नॉर्मल लॉस कितना है, ठीक है, तो ये तजुर्बे से होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस, और लेस क्या होगा, यूनिट ओनली, ठीक है, अभी अभी मैंने इसका कंसेप्ट बताया, इसमें हमें अमाउंट का माइनस करने का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये नॉर्मल लॉस माइनस करने के बाद हम लोग लिखेंगे जो कैलकुलेट होके आएगा, इसे हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, अवेलेबल फॉर सेल। अच्छा, थोड़ा सा रेक्टिफाई करो, यहां पर तो मैंने लिख दिया नॉर्मल लॉस के पहले मैंने अवेलेबल फॉर सेल लिख दिया था, इसको हम थोड़ा सा हटा देते, ठीक है, क्योंकि अगर कोई नॉर्मल लॉस है वो तो हम लोग बेच नहीं पाएंगे ना उतना स्टॉक, इसीलिए इसको सेल के लिए रेडी है ऐसा नहीं लिख के इसको लिखो कॉस्ट ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाई कंसाइनी, कंसाइनी को जो रिसिप्ट हुआ उसका कॉस्ट अभी इतना हो गया, उनका खर्चा ऐड करके कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ गया, फिर उन्होंने देखा कि अच्छा मेरा कॉस्ट, मेरे हिसाब से कॉस्ट इतना आ रहा है इतने सारे स्टॉक का, फिर अगर कोई नॉर्मल लॉस है तो वो लेस कर देंगे, तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर से जो सेल हो गया वो हम लोग माइनस कर देंगे, जो भी सेल हो गया उसे हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग या अनसोल्ड स्टॉक हमारे पास ये कैलकुलेट होके आ जाएगा, ठीक है, ये कैलकुलेट होकर आ जाएगा। यहाँ पर सेल जो है उसका हमें कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना है, ठीक है, लेकिन हम जब करवाएंगे तब ये वाला लाइन हम नहीं करवाएंगे, ठीक है, इसको करवाए बिना ही हम क्लोजिंग स्टॉक निकाल के दिखा देंगे, ये एक स्टेप किए बिना भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोफोर्मा रटने का कोई जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि प्रोफोर्मा को रटने लग जाओ, ये पूरे सीक्वेंस में लिखवाया हुआ है कि जब ऐसा चीज इंसिडेंट ऑकर होता है तो कैसे होता है, बिल्कुल लॉजिकल है, लेकिन जब तुम लोग क्वेश्चन करोगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, तुम लोग समझ जाओगे कि कैसे करके हो रहा है, मतलब हम समझा देंगे, करवा देंगे, अभी मैंने समझा के बोला, इसको रटने का कोई जरूरत नहीं, बस लिख लो, इतना ही काफी है, ठीक है। तो हम लोग का ओवरव्यू हम लोग को मिल गया, ओवरव्यू लगभग सारी चीजों का ही मिल गया। चलो, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहला एक क्वेश्चन है, इसको करते हैं, इतना सारा चीज जब किया तो एक क्वेश्चन तो बनता है। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है हम लोग को बोला है जर्नल एंट्रीज करना है और लेजर अकाउंट बनाना है, ठीक है, तो जर्नल हम अलग से नहीं लिखवा रहे, इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग जर्नल कर लेंगे, और लेजर टाइम हुआ तो लेजर भी कर लेंगे, अदरवाइज तुम लोग लेजर पोस्टिंग कर सकते हो, बट हम ये बता देते हैं एग्जाम में हमारा इस चैप्टर से जो है लेजर ही आता है, जर्नल नहीं आता है, फिर भी एक क्वेश्चन तो करना पड़ेगा, जर्नल से ही लेजर बनता है, जर्नल कोई अलग चीज नहीं है, लेकिन जब डायरेक्ट लेजर करते हो तो जर्नल दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर पहला क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, इलास्ट्रेशन 1, पीडीएफ हम शेयर कर देंगे, ठीक है। तो ये देखो क्या बोल रहा है, एक्स, एक्स क्या है, नाम है, सेंट ऑन 1 जुलाई 2019 टू वाई गुड्स कॉस्टिंग 50,000 एंड स्पेंड 1,000 ऑन पैकिंग एटसेट्रा, ठीक है, तो ये एक्स कौन हो गया, कंसाइनर, ठीक है, और वाई कौन हो गया, कंसाइनी, वाई कौन हो गया, कंसाइनी। तो एक्स ने वाई को गुड्स भेजा है 50,000 का, और उसको भेजने के लिए उन्होंने 1,000 रुपीज का खर्चा किया है पैकिंग पे, ठीक है। फिर बोल रहा है ऑन 3 जुलाई 2019, मतलब 1 जुलाई के कुछ दिन बाद, 3 जुलाई 2019 वाई रिसीव्ड द गुड्स, वाई के पास गुड्स आके पहुंचा, एंड सेंट हिज एक्सेप्टेंस टू एक्स फॉर 30,000 पेबल एट 3 months। अब ये क्या नया चीज है, यहां पर बोल रहा है कि जैसे मैंने बोला था ना कि एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ सकता है एजेंट को, तो यहाँ पर एजेंट कौन है, वाई है, तो वाई के पास गुड्स आ गया, और वाई ने क्या किया है, सेंट, सेंट मतलब भेजना, क्या भेजा है, खुद का एक्सेप्टेंस एक्स के,
एक्स के लिए, ठीक है, एक्स के लिए खुद का एक्सेप्टेंस भेजा है फॉर 30,000 पेबल एट 3 मंथ्स। इसका मतलब हो जाता है यहां पर बिल्स का बात आ जाता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर तुम लोगों ने कभी सुना है तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब क्या होता है, कभी कभार क्या होता है कि जैसे कैश सेल होता है, क्रेडिट सेल होता है, क्रेडिट सेल अगर काफी दिनों के लिए होता है तो प्रूफ के लिए बिल्स ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, बिल्स ड्रॉ किया जाता है। तो यहाँ पर वही कंसेप्ट है, बट यहाँ पर तो सेल परचेस नहीं हो रहा है कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में। यहाँ पर कंसाइनर ने क्या किया है हम बता देते हैं। कंसाइनर ने क्या किया है, कंसाइनी के ऊपर, ठीक है, कंसाइनी कौन है, कंसाइनी का नाम है वाई, ठीक है, कंसाइनर कौन है, इसका नाम है एक्स, ठीक है। इन्होंने इनके ऊपर क्या किया है, बिल ड्रॉ किया है। बिल ड्रॉ करने का मतलब है एक पेपर रेडी किया है जिसपे ये लिखा है कि 3 मंथ्स बाद, क्या लिखा हुआ है, इस लाइन का मतलब बता रहे, 3 मंथ्स बाद, ठीक है, ये वाई जो है इनको 30,000 रुपीज देंगे, ठीक है, 30,000 रुपीज देंगे। ऐसा क्यों लिखवाया, मतलब वही सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो मतलब क्या हुआ ना कि वाई का इससे बेनिफिट क्या हुआ, वाई को अगर इनको कुछ पैसा एडवांस करना पड़ता तो वाई के पास से कैश आउटफ्लो होता। तो इन्होंने क्या किया, वाई को पैसा नहीं देना पड़े ऐसा एक जो है मतलब जो है ढूंढ निकाला ऐसा एक उपाय कि क्या कर सकते हैं। तो फिर एक्स बोल रहे ठीक है हम आप पे बिल ड्रॉ कर रहे हैं। बिल ड्रॉ करने पे क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट बना दिया जहां पर लिखा हुआ है कि वाई को इनको 3 मंथ्स बाद 30,000 रुपीज पे करना पड़ेगा, ठीक है, और वाई वो साइन करेगा तभी जाके वो प्रूव होता है, ठीक है। तो वाई को क्या करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा। तो ये एक्सेप्टेंस लिखा हुआ है ना, तो एक्सेप्टेंस का मतलब हो गया एक्स ने जो ड्रॉ किया उसको एक्स के पास आता है बिल्स रिसीवेबल, वाई के पास आ जाएगा बिल्स पेबल, ठीक है, इनके पास है बिल्स रिसीवेबल, इनके पास है बिल्स पेबल। क्यों किया गया है, सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे। तो क्या हुआ ना, इससे बेनिफिट ये हुआ कि वाई को इनको कोई पैसा अभी अभी तुरंत नहीं देना पड़ा, 3 महीने बाद देना पड़ेगा ऐसा लिख के इनसे साइन करवा लिया कि अगर वाई कुछ गलत सलत करता है तो 3 महीने बाद वाई को देना पड़ेगा, नहीं होगा तो इस पे जो है कानूनी कार्रवाई यानी लीगल स्टेप्स लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइन किया हुआ है ना तो लीगल स्टेप ले सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, दोनों का बेनिफिट हुआ। सबसे पहला बात है वाई को अपने पॉकेट से भी तुरंत एडवांस के तौर पे कुछ पैसा नहीं देना पड़ा, लेकिन कंसाइनर को भी अपना सिक्योरिटी मिल गया 30,000 का, ठीक है। अब अगर वाई कुछ भी गड़बड़ करता है तो 3 मंथ्स के अंदर अगर ये पैसा नहीं देता है, मान लो ये चीज लेके भाग गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वैसे इन्होंने तो 50,000 का स्टॉक भेजा हुआ है और इनसे डिपॉजिट मांग रहे 30, बट डिपॉजिट कैश में नहीं मांगे, एक डॉक्यूमेंट बना लिए कि 3 मंथ्स बाद आपको इतना पे करना है, ठीक है। ये मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट का ही एक तरीका हो गया, लिखवा लिया, ठीक है, पैसा नहीं लिया, लिखवा लिया। तो अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो 3 मंथ्स बाद इनको देना पड़ेगा, ठीक है, ये लीगल डॉक्यूमेंट है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, वाई ने क्या खर्चा किया, वाई मतलब कंसाइनी, उसने क्या खर्चा किया, 2,000 फ्रेट का खर्चा किया, कार्टेज का 500, गोडाउन रेंट का 300, अच्छा गोडाउन रेंट एंड 300 ऑन इंश्योरेंस, 500 गोडाउन रेंट पे, 300 इंश्योरेंस पे। ऑन 31 दिसंबर 2009, जुलाई के बाद दिसंबर का बात आ गया, ही सेंट हिज अकाउंट सेल्स। अब देखो अकाउंट सेल्स रहेगा तो तुम लोग को नहीं समझ में आता ना, इसलिए मैंने लिखवा दिया। अकाउंट सेल्स का मतलब जहां पर सेल्स का डिटेल्स लिखा हुआ है, एक्चुअली कंसाइनी बना रहे हैं कि मैंने क्या क्या खर्चा किया, मैंने कितना सेल किया, मुझे कितना कमीशन मिलना था, ये देखो अलोंग विद द अमाउंट ड्यू टू एक्स, मतलब एक्स को कितना पे करना है वो भी उन्होंने पूरा कैलकुलेट करके अकाउंट सेल्स बना दिया। और इसको कब भेजा, 31 दिसंबर 2019 को। और वहां पर क्या देखा, एक्स ने क्या देखा showing that 4/5 of the goods had been sold for 55,000, 4/5 गुड्स बिक गया है 55,000 पे, तो बाकी बचा हुआ है। Y is entitled to a commission of 10%, Y से बात हुआ था कि आपको 10% कमीशन मिल जाएगा, कुछ बोला नहीं है, यानी नॉर्मल कमीशन, ठीक है, ऑर्डिनरी कमीशन। वन ऑफ द कस्टमर टर्न्ड इंसॉल्वेंट, एक कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब उनका जो है कुछ भी उनके पास पैसा वैसा नहीं है, मतलब वो इंसॉल्वेंट का मतलब समझते हो ना, मतलब उनका पूरा सारा चीज जो है बिका गया है, मतलब उनके पास और कुछ नहीं है, ठीक है, इंसॉल्वेंट हो गए। एंड कुड नॉट पे 600 ड्यू फ्रॉम हिम, और 600 नहीं पे कर सकते। कस्टमर किसका है, कस्टमर तो वाई का ही होगा क्योंकि वाई बेच रहे हैं ना, तो वाई ने जो कस्टमर बनाया था उसमें से एक कस्टमर 600 रुपए नहीं दे सकता है, वो इंसॉल्वेंट हो चुका है। इंसॉल्वेंट होने पे कोर्ट पे डिक्लेयर हो जाता है ये पर्सन किसी को पैसा अगर देने वाला था और दे नहीं सकता है, ठीक है। इससे क्या होगा, इनका गुडविल बेकार हो जाएगा, इनसे आगे जाके कोई
ट्रांजैक्शन नहीं करेगा इन कस्टमर से। सो हाउ द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज होगा इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर और ऑल्सो प्रिपेयर लेजर। तो हम लोग को कंसाइनर के बुक्स में जर्नल एंट्री करके दिखाना है ये सारी चीजों का, ठीक है। तो हम करके दिखाते हैं, देखो यहाँ पर लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर के बुक्स में क्या क्या एंट्री होगा, तो सबसे पहले हम लोग ट्रांजैक्शन डेट के हिसाब से जाएंगे 1 जुलाई को। तो ये हो गया डेट का कॉलम, ठीक है। यहाँ पर पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट मतलब डेबिट क्रेडिट। सबसे पहला एंट्री होगा 1 जुलाई को, 1 जुलाई यानी 7/2019 स्टॉक भेजा जा रहा है। तो स्टॉक भेजने का एंट्री क्या होगा, तो यहाँ पर जब भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो एक अकाउंट का यूज करेंगे, दैट इज कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। कंसाइनमेंट अकाउंट, तो कंसाइनमेंट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है पता है तुम लोग को, नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है all losses and expenses are debited, all income and gains are credited, ठीक है। तो कंसाइनमेंट जो वन टाइप ऑफ सेल है, वहां पर जब भी हमारा प्रॉफिट मतलब कुछ भी एक्सपेंस होगा या फिर लॉस होगा तो इस अकाउंट को कर देना डेबिट, ठीक है, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। अगर हम लोग का कुछ भी इनकम या गेन वगैरह हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग कर लेंगे क्रेडिट, ठीक है। तो स्टॉक भेजा जा रहा है, तो स्टॉक भेजने का एंट्री क्या होगा, तो स्टॉक भेजने का एंट्री कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर देखो। अब स्टॉक भेज रहे हैं तो कंसाइनमेंट में एक्सपेंस होगा, ठीक है, तो ऐसे एंट्री होगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू वाई, ठीक है, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू वाई, ठीक है। अमाउंट कितना हो जाएगा 50,000, ठीक है। हम नैरेशन नहीं लिख रहे क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि ये उतना जर्नल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेजर के लिए। अगर जो है नैरेशन लिखना चाहते हो तो तुम लोग आराम से लिख सकते हो बीइंग गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। ये कोई उतना टफ मैटर है नहीं, ठीक है। तो नैरेशन तुम लोग खुद से लिखना। अच्छा, फिर यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्या हुआ है, उन्होंने पैकिंग के पे 1,000 रुपीज खर्चे किए, सेम डेट पे ही किए होंगे, ठीक है। तो एंट्री क्या होगा, फिर से सोचो, कंसाइनमेंट में खर्चा, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कितने रुपए खर्चे हुए 1,000 रुपीज, ठीक है। और क्या हुआ, इनके पॉकेट से पैसा चला गया, तो क्या लिखेंगे टू कैश या बैंक, कुछ भी एक लिख सकते हो, टू कैश या बैंक, ठीक है। तो यहाँ पर कैश बैंक क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक गया, हमें यहाँ पर स्टॉक का इनफ्लो आउटफ्लो दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बीइंग पैकिंग एक्सपेंसेस पेड, ये लिखना है। तो ये क्या लिखा, कंसाइनमेंट। देखो कंसाइनमेंट अकाउंट हम लोग हमेशा यूज करेंगे क्योंकि कंसाइनमेंट सेल है, क्योंकि पूरे चैप्टर का नाम ही क्या था, ऐसा एक सेल जो कंसाइनमेंट के थ्रू से कर रहे हैं, थ्रू एजेंट, स्पेशल ट्रांजैक्शन, सेल नहीं है, मतलब नॉर्मल सेल नहीं है, बट है तो सेल ही, हम लोग अपना प्रोडक्ट बिकवा रहे बट थ्रू थर्ड पार्टी, है ना। तो यहाँ पर अगर खुद का हम लोगों का सेल होता तो हम लोग फिर डायरेक्टली जो है अपना सेल अकाउंट का यूज कर सकते थे, वो नहीं यूज कर पाएंगे, हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं अपना कंसाइनमेंट अकाउंट का यूज। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, जब जब खर्चा होगा डेबिट करना, क्योंकि स्टॉक परचेस करके स्टॉक भेज रहे हो तो खर्चा, पैकिंग का खर्चा पे कर रहे हो तो खर्चा। अब पैकिंग के लिए पेमेंट क्या है, तो ये 1,000 रुपीज चला जाएगा, ये जो स्टॉक है ये स्टॉक आउटफ्लो होता है, इसीलिए इसको लिखना पड़ता है टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो बिल का कंसेप्ट हुआ, तो मैंने बोला ना कि कंसाइनर ने बिल ड्रॉ किया कंसाइनी पे, कंसाइनर ने बिल ड्रॉ किया कंसाइनी पे, तो कब पे किया 3 जुलाई को, ठीक है। कब ड्रॉ किया 3 जुलाई को, क्योंकि उसी दिन जो है वाई के पास, वाई ने एक्सेप्ट किया, वाई ने एक्सेप्ट किया मतलब बिल ड्रॉ होने के बाद क्या होता है, उस बिल को, उस डॉक्यूमेंट को भेज दिया जाता है जिन पे बिल ड्रॉ होता है, वो उसको साइन करके देते हैं। मैंने बोला अभी अभी तुम लोग को जो है कंसेप्ट बताया। तो 3 जुलाई को क्या होगा, 3 जुलाई 19 को कंसाइनर ने बिल ड्रॉ किया, हम लोग किसके बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, कंसाइनर के बुक्स में। तो बिल्स ड्रॉ करने का एंट्री क्या होता है, बिल्स ड्रॉ करने से एंट्री होगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, जिनके ऊपर ड्रॉ हुआ है, तो टू वाई, ठीक है, टू वाई। कितने रुपए का बिल ड्रॉ हुआ है 30,000 का,
ठीक है, 30,000 रुपीज का बिल ड्रॉ हुआ है। बिल्स रिसीवेबल एसेट होता है, बिल्स ड्रॉ का एंट्री हो जाता है। जैसे एसेट व्हाट कम्स इन डेबिट होता है ना, तो इसलिए बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू वाई, जिन पे ड्रॉ हुआ है तो वाई, तो ये हो गया 30,000। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद 3 मंथ्स बाद बिल का पैसा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर वही लिखा हुआ है 3 मंथ्स बाद इनको 30,000 पे करना है। तो 3 मंथ्स बाद डेट कौन सा आएगा, ये है 3 जुलाई। ठीक है, 3 जुलाई के बाद 3 मंथ्स कैसे आएगा, 3 जुलाई से 3 अगस्त, 3 अगस्त से 3 सितंबर, 3 सितंबर से 3 अक्टूबर। ठीक है, 3 अक्टूबर हम लोग का 3 मंथ्स का कंप्लीट होता है। और बिल्स का एक रूल्स होता है, जब हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे है तुम लोग का, तब हम डिटेल्स में और भी बताएंगे। अभी बस इतना जान के रखो कि बिल्स में एक रूल्स होता है, जो डेट, ये कौन सा डेट हो गया, ये हम लोग का हो गया, हम लोग का ड्यू डेट हो गया। ठीक है, इस डेट पे पे करना है। जैसे घर पे कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है ना, तो उसको देखना, वहां पर तुम लोग को मिल जाएगा, ड्यू डेट होता है एक, और उसमें एक जो है मतलब ग्रेस डेट ऐड होता है। फिर उसके बाद जैसे मान लो कि अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे लिखा हुआ है आज पे करना है, उसके साथ ना एक ग्रेस डेज भी होता है कि 7 डेज तक हमें और भी चांसेस मिलता है पे करने का। उसके बाद नहीं पे करने से, जब पे करने जाएंगे तो पेनल्टी लगता है। ठीक है, जैसे मान लो आज का डेट है, कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल देखना, आज का डेट दिया हुआ है, इस डेट के अंदर पे करना है, नहीं कर पाते हो तो 7 डेज बाद कर दो, ऐसा होता है। अब 7 डेज हम अपने मन से बोल रहे हैं, हर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का अपना अलग अलग कंसेप्ट होता है। तो ये 7 डेज ग्रेस छूट दिया हुआ रहता है कि 7 डेज बाद भी पे करोगे तो चलेगा, लेकिन उसके बाद अगर पे करने जाते हो तो फिर पेनल्टी मतलब एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर डेट चला जाता है तो ड्यू डेट में नॉर्मली 3 दिन ग्रेस दिया जाता है, 3 डेज ग्रेस दिया जाता है बिल्स में। ठीक है, बिल्स का ये कंसेप्ट है कि 3 दिन ग्रेस आपको और भी दिया जाएगा, मतलब आपको 3 तारीख पेमेंट करना है 3 महीने में, 3 महीने के हिसाब से, लेकिन आप और भी 3 दिन टाइम ले लो। ये कौन बोल रहा है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वहां पर ये रूल्स बनाया गया है कि 3 दिन ग्रेस दिया जाएगा। ठीक है, तो ये रूल्स है, बस ये तो याद रखना पड़ेगा, रूल्स है। तो 3 दिन ग्रेस दिया जाएगा, मतलब 6 तारीख को पेमेंट करने से चलेगा। ठीक है, तो 6 तारीख को होगा पेमेंट। ठीक है, कौन पेमेंट करेगा, वाई करेगा, किसको करेगा, एक्स को करेगा। ठीक है, अब देखो कैसे पेमेंट कर रहा है, यहाँ पर 30,000 देना था, अब ये पेमेंट हो ही रहा है। ये कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ट्रांजैक्शन दिसंबर तक आ चुका है, तो ऑब्वियसली पेमेंट हो गया होगा। तो बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ हुआ था 30,000 का, जहां लिखा हुआ था 3 मंथ्स बाद वाई को पे करना पड़ेगा 30,000 रुपीज, तो वाई पे कर दिया है। तो किसको मिल रहा है, एक्स को मिल रहा है। तो एक्स अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा, एक्स यानी कंसाइनर, तो इनके पास पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आ रहा है, बिल्स का जितना पैसा है, यानी 30,000। ठीक है, जितना पैसा लिखा हुआ था उतना पैसा ही मिल रहा है, भले ही यहाँ पर नहीं बोला हुआ है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। 3 मंथ्स का बिल ड्रॉ हुआ था और हम लोग की यहाँ पर ट्रांजैक्शन 31 दिसंबर तक पहुंच चुके हैं, इसका मतलब बिल्स का पैसा तो मिल गया होगा, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं बोला है कि वाई ने पेमेंट नहीं किया, उन्होंने फ्रॉड किया, कुछ नहीं बोला, इसका मतलब पेमेंट मिल गया स्मूथली। ठीक है, तो ये एडवांस का पैसा 3 मंथ्स बाद मिल रहा है एज ए बिल्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल डेबिट था, पैसा मिल गया, तो बिल्स रिसीवेबल को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल जैसे सिंपल, जैसे देखो, एक मिनट, रिसीवेबल स्पेलिंग गलत लिखते रहे बोलते बोलते, बिल्स रिसीवेबल 30,000। देखो जैसे हम लोग अगर किसी को क्रेडिट सेल करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, डेटर टू सेल्स। ठीक है, और जब पैसा मिलता है तो क्या करते हैं, कैश टू डेटर। ठीक है, कैश टू डेटर करते हैं। सेम वैसे ही हो जाएगा जब हम लोग किसी पे बिल्स ड्रॉ करते हैं, ये भी एसेट है, ये भी एसेट है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और जिनके ऊपर बिल्स ड्रॉ किया है उनका नाम, टू पार्टी नेम। ठीक है, जिन पे ड्रॉ किया है। ठीक है, अब जब इनसे पैसा मिल जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, कैश या बैंक, तो क्या करेंगे, बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल जैसे टू डेटर हो गया, मतलब डेटर कैंसिल, वैसे बिल्स रिसीवेबल कैंसिल, मतलब कैश मिल गया पार्टी से। ठीक है, तो इसी तरीके से होता है। तो यहाँ पर भी वही सेम कंसेप्ट में हम लोग का होगा। तो ये बिल्स का पैसा हमें मिल गया। अब इसके बाद हम लोग का कौन सा ट्रांजैक्शन होगा, इसके बाद हमें बोल रहे हैं 31 दिसंबर को अकाउंट सेल्स मिला, जहां पर लिखा हुआ था कि कितना कितना जो है खर्चा किया गया। ठीक है, कितना कितना खर्चा किया गया वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 31 दिसंबर 2019। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कंसाइनी ने क्या क्या खर्चा किया है, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, 2,000 फ्रेट,
500 का गोडाउन रेंट, 300 का इंश्योरेंस। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ये पैसा किसने खर्चा किया है, कंसाइनी ने, ठीक है। तो खर्चा कहाँ का है, कंसाइनमेंट का। देखो जब कंसाइनी खुद कर रहा है, कंसाइनर खुद कर रहा है तो भी कंसाइनमेंट डेबिट, अब कंसाइनी कर रहा है तो भी तो कंसाइनमेंट ही डेबिट होगा। इसी बिजनेस का तो खर्चा है, कंसाइनमेंट बिजनेस का, ठीक है। लेकिन अभी पैकिंग का जैसे हम लोग खुद पे कर रहे थे, कंसाइनर खुद पे कर रहा था तो टू कैश या बैंक हो रहा था, उनके पॉकेट से कैश आउटफ्लो हो रहा था। अभी किसके पॉकेट से गया, वाई के पॉकेट से गया, बाद में हम लोग उन्हें पे कर देंगे तो वो हमारे क्रेडिटर हो गए, मतलब पेबल अमाउंट हो गया ना। तो वाई को एज ए क्रेडिट ट्रीट करेंगे, क्रेडिटर बना दिया। कितना अमाउंट होगा, सारे खर्चे पे करने पड़ेंगे। 2000 प्लस 500, 2000 भी पे करना पड़ेगा हमें, 500 भी पे करना पड़ेगा, 300 भी। हम एक साथ लिख रहे हैं, अलग अलग नहीं लिख के। तो ये कितना हो जाएगा, 2800, ठीक है। जब कंसाइनी ने हमारे बिहाफ में पे किया तो हमारे बिजनेस का खर्चा, इसीलिए कंसाइनमेंट डेबिट। और वाई जो है उनको हमें पे करना है क्योंकि हमारे पॉकेट से आउटफ्लो नहीं हुआ, तो 2y हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर क्या हुआ है देखो, फिर हमें और एक चीज पता चला कि 55,000 का उन्होंने सेल भी किया है। तो सेल अगर हम लोग खुद करते तो हम लोग क्या लिखते हैं, अगर कैश सेल होता तो कैश टू सेल्स लिखते, ठीक है। अगर क्रेडिट सेल होता तो डेटर टू सेल लिख देते। लेकिन हमारा सेल है, लेकिन इसका पैसा किसके पास है, कंसाइनी के पास है। तो पैसा किससे मिलेगा, कंसाइनी से। तो वाई लिखेंगे, वाई को डेबिट करेंगे। हमें तो नहीं पता कौन कस्टमर है, हम लोग तो वाई से पैसा लेंगे, तो वाई को क्या करेंगे, डेबिट। सेल्स नहीं लिख सकते, क्यों, खुद नहीं बेचा। कैसे बेचा, थ्रू कंसाइनमेंट। तो क्या लिखना पड़ेगा, टू कंसाइनमेंट, ठीक है, टू कंसाइनमेंट। यही वाला एंट्री हम लिख के दिखाते हैं, मैंने कंपेयर करके समझा दिया, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, वाई डेबिट टू कंसाइनमेंट, यहाँ पर वाई अकाउंट डेबिट। जब वाई से पैसा मिलेगा उनको डेटर बना दो, जब वाई को पैसा देना पड़ेगा तो उनको क्रेडिटर बना दो, क्रेडिट कर दो और डेबिट कर दो। टू कंसाइनमेंट, टू कंसाइनमेंट, ठीक है। कितना सेल हुआ है, 55,000 रुपीज का सेल हो गया है, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ था, वो देख के ही मैंने लिखा। अच्छा अब कंसाइनी को क्या देना पड़ेगा, 10% कमीशन देना पड़ेगा, ठीक है। कमीशन लिखते हैं, सेम डेट पे होगा, कमीशन देना पड़ेगा तो फिर वाई को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे खर्चा हो रहा है, फिर बिजनेस में खर्चा हो रहा है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वाई, वाई को पैसा देना पड़ेगा कमीशन का, ठीक है। कितना देंगे, अच्छा इसका लिख लो बीइंग गुड सोल्ड, ठीक है। इसका लिखो बीइंग कमीशन पेड। तो ये कितना देना पड़ेगा, 10% बोला गया है, सेल जितना होगा उस पे। तो 55,000 का 10% कितना होता है, 5500, ठीक है। कमीशन इतना मिलेगा 5500। अच्छा अब हमें क्या चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने 4/5 ही स्टॉक बेचा है, तो हमें ये देखना पड़ेगा इनके पास जो स्टॉक बचा हुआ है वो कितना है, ताकि हम लोग ये पता कर पाए कि वाई के साथ जो भी हम लोगों ने बिजनेस ट्रांजैक्शन किया उससे हमारा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। और एट लास्ट हम लोग और एक एंट्री करेंगे जहां पर हम लोग ये देखेंगे कि वाई हमें कितने पैसे रिटर्न करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या निकालेंगे, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पर निकालेंगे वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब मैंने पूरा सीक्वेंस लिख पाया, लेकिन देखो तुम लोग नॉर्मली भी सोचोगे तो कर पाओगे। जैसे देखो हम यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले क्या होगा, कैसे क्लोजिंग स्टॉक का पता चलेगा, पहले ये हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने कितना स्टॉक भेजा है कंसाइनी को। तो ऐसे लिखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट बाई एक्स। एक्स कौन है, कंसाइनर, ठीक है। कंसाइनर ने कितना स्टॉक भेजा है, 50,000 का। इनका कोई यूनिट नहीं है, इस क्वेश्चन में यूनिट नहीं दिया हुआ है तो यूनिट का यूज नहीं कर पाएंगे, हमें सिर्फ वैल्यू पता है 50,000, ठीक है। उसके बाद बोला है उन्होंने पैकिंग का खर्चा किया है, तो ऐड करेंगे क्योंकि हमें पता है सारे खर्चे कंसाइनर के ऐड होते हैं क्योंकि वो सारे नॉन रिकरिंग होते हैं। तो ऑल एक्सपेंसेस पेड बाई, ऑल एक्सपेंसेस बाई एक्स, ठीक है। यहाँ पर कौन सा खर्चा है, यहाँ पर मैंने लिख दिया सेपरेटली, पैकिंग है, बस एक ही खर्चा दिया है क्वेश्चन में, पैकिंग। तो यहाँ पर हो गया 1000, ठीक है। तो 1000 पैकिंग दिया है, तो इसका मतलब इनका स्टॉक का वैल्यू हो जाता है 51,000। अभी तक पहुंचा नहीं है कंसाइनी के पास, बट 51,000 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट बाई एक्स।
मतलब कंसाइनर ने जो भी स्टॉक भेजा उसका कॉस्ट इतना है, ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए, अगर प्रोफोर्मा में देखेंगे, देखो मैंने क्या लिखा है उसके बाद, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, गुड्स स्टील इन ट्रांजिट, ये सब है नहीं इस क्वेश्चन में, तो नहीं करना है। फिर हमें नॉन रिकरिंग खर्चे ऐड कर देने हैं। तो इसका मतलब अगर कुछ लॉस्ट इन ट्रांजिट नहीं है तो इसका मतलब यही वाला स्टॉक जो है कंसाइनी के पास पहुंच गया होगा। तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट बाय एक्स एंड रिसीव्ड बाय, यही रिसीव्ड हो गया, बीच में तो कुछ है नहीं, ठीक है, एंड रिसीव्ड बाय वाई, ठीक है, यही रिसीव्ड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस बाय वाई, ठीक है, वाई का नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऐड करेंगे। तो कौन सा होगा, इनका क्या क्या एक्सपेंस था, फ्रेट था, तो फ्रेट नॉन रिकरिंग होगा, एक स्टॉक को गोडाउन तक लाने के लिए फ्रेट का खर्चा तो एक ही बार होगा ना, तो फिर ये नॉन रिकरिंग है, फ्रेट का खर्चा होगा। फ्रेट कितना है, फ्रेट एंड कार्टेज 2000, फ्रेट एंड कार्टेज, ठीक है, तो ये हो गया 2000, ये लिख देंगे। नेक्स्ट खर्चा देखो कौन सा है, नेक्स्ट है गोडाउन। तो गोडाउन रेंट तो एक जो है टाइम पीरियड के साथ होता है ना, तो ये क्या हो गया, रिकरिंग खर्चा, ये ऐड नहीं करना है। इंश्योरेंस भी वैसे ही होता है, तो फिर ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब नॉन रिकरिंग एक ही खर्चा है, मतलब स्टॉक का वैल्यू अभी हो चुका है 51 और 2 53,000, ठीक है, 53,000 हो चुका है स्टॉक का वैल्यू। ये क्या हो गया, ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, अवेलेबल फॉर सेल, मतलब पूरे स्टॉक का कंसेप्ट समझो फिर से एक बार। इन्होंने 50,000 का स्टॉक खरीदा और जब भेजने गए तो 1,000 रुपए का खर्चा हुआ, तो इन्होंने बोला मेरा स्टॉक 51,000 का। बीच में कुछ भी हुआ नहीं, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टार्टिंग का क्वेश्चन है, तो वो सब कुछ डिटेल्स है नहीं, लॉस्ट इन ट्रांजिट या फिर ये कुछ भी नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो इतना स्टॉक भेजा, इतना ही कंसाइनी के पास पहुंच गया, क्वेश्चन ही हमें बता रहा है। फिर कंसाइनी ने ये खर्चा किया और अपने गोडाउन तक स्टॉक को लेके आ गया। अब ये बेचने के लिए देख रहा है कि स्टॉक का वैल्यू अभी कितना हो चुका है, 53,000, ठीक है, ये कॉस्ट है, लागत जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब सेल कितना हुआ है, यहां से लेस करते हैं, देखो सेल कितना हुआ है, बोल रहा है कि 55,000, तो यहां पर लिखेंगे 4/5 स्टॉक सोल्ड आउट, ठीक है, इतना सोल्ड आउट हो गया, तो उसका वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर कैलकुलेट होके आएगा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक। तो 4/5 अगर बिक गया तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा, 1/5, ठीक है, ये देखो 1 - 4/5 करोगे नॉर्मल कैलकुलेशन तो कितना हो जाएगा, 1/5। या फिर तुम लोग इसको जो है परसेंटेज में भी देख सकते हो, 4/5 का परसेंटेज कितना होता है, ये देखो 4/5 इंटू 100 करोगे 80% हो जाएगा, यानी 20% सेल नहीं हुआ, और 1/5 का मतलब 20% हो जाता है, ठीक है, सॉरी 1/5 इंटू 100, ठीक है, 20% हो गया, तो 20% सेल नहीं हुआ। तो क्या यहाँ पर हम लोग 55,000 लिख ले, तब तो गलत हो जाएगा, दिख रहा है देखो ये कम है ये ज्यादा है, 55,000 क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्रॉफिट एडेड है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो ये ढूंढना है कि 53,000 में से कितने स्टॉक बिके, ठीक है, ये हमें ढूंढना है। तो इसीलिए मैंने लिखा था कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना है, सेल वैल्यू तो हमें पता है, ठीक है। तो बेटर ये होगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो आसान हो जाएगा। यहां पर देखो ये सेल प्राइस दिया हुआ है 55,000, क्या है यहां पर दिखाते हैं, ये देखो 55,000 सेल प्राइस है, क्या है, सेल प्राइस, ठीक है। हम लोग को क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस, मतलब जो स्टॉक बेचे उसका कॉस्ट कितना है वो हमें निकालना है, ठीक है। तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, इस पे 4/5 लगाओ, 53,000 तो टोटल स्टॉक है, तो इसका 4/5 सेल हो गया है, तो कितना सेल हुआ है 42,400। एक्चुअली ये 42,400 का स्टॉक 55,000 में बिका है, ठीक है, 42,400 का स्टॉक 55,000 में बिका है। अच्छा तो बचेगा कितना, इससे माइनस करने से ही पता चलेगा, 53,000 का स्टॉक था उसमें से 42,400 का स्टॉक बिक गया, तो 10,600 का स्टॉक रह जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और अगर तुम लोग इस पे डायरेक्टली लगाओगे तो भी होगा, 53,000 पे अगर तुम लोग 1/5 लगा दोगे तो भी तुम लोग का ये निकल के आ जाएगा। वही हम बोल रहे थे, ये अगर नहीं भी करते हो, क्योंकि इसमें कन्वर्जन का बात होता है, गलती से 55,000 लिख दिया फिर गलत करके आ जाओगे, क्योंकि ये सेल वैल्यू है, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, इसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इंक्लूडेड है। हमें कॉस्ट चाहिए, जैसे मान लो 10 पेन 10 रुपीज से खरीदा और उसमें हम लोगों ने
10 पेन को 12 रुपए में बेच दिया 120, ये सेल प्राइस होता है, ठीक है, ये सेल प्राइस होता है, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है 10 + 2 कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लगा हुआ है। हमें क्या चाहिए, हमें कॉस्ट चाहिए, कॉस्ट से कॉस्ट लेस होगा, कॉस्ट से सेल थोड़ी ना लेस हो सकता है सेल प्राइस, ठीक है। तो इसीलिए इसको अवॉइड करके कर सकते हो, तो क्लोजिंग स्टॉक वैसे भी आ जाएगा, मतलब 53,000 पे डायरेक्ट 1/5 लगा लो, आ जाएगा, फिर इसको करने का क्या जरूरत है। और अगर इसको करते भी हो तो फिर यहाँ पर ध्यान रखना कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सेल प्राइस कभी डायरेक्टली माइनस मत कर देना, यहाँ पर हमें कॉस्ट निकाल के करना पड़ेगा, बट हम तो बोलेंगे ये स्टेप अवॉइड करना ही बेटर है, डायरेक्टली निकाल लो। तो यहाँ पर 10,600, तो क्लोजिंग स्टॉक जो पड़ा हुआ है उसका भी हमें एंट्री करना पड़ेगा, तभी तो हम लोग निकाल पाएंगे। अभी मैंने क्लोजिंग स्टॉक का रेलिवेंसी बताया ना तुम लोग को क्यों लिखना जरूरी है, ठीक है, नहीं तो प्रॉफिट गलत कैलकुलेट होता है। तो इसका एंट्री क्या होगा, ऐसे लिखना पड़ेगा। स्टॉक को इन्वेंट्रीज बोला जाता है, ठीक है, स्टॉक को क्या बोला जाता है, इन्वेंट्रीज। तो देखो क्या लिखेंगे, इन्वेंट्रीज लाइंग विथ वाई अकाउंट डेबिट, हमें लिखना पड़ेगा स्टॉक जो वाई के पास पड़ा हुआ है, इन्वेंट्रीज लाइंग विथ कंसाइनी, मतलब नाम है तो लिख दिया मैंने वाई, कंसाइनी अगर कहीं कंसाइनी का नाम नहीं हो तो कंसाइनी लिख देना। कितना, 10,600, टू क्या लिखेंगे, टू कंसाइनमेंट, ठीक है। कैसे होता है देखो, इसको हम सिमिलरिटीज बताते हैं, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनता है तो क्या लिखते हो, बाई क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ क्या लिखते हो, ट्रेडिंग, ठीक है। तो एंट्री क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, तो ये भी कौन सा है, क्लोजिंग स्टॉक, तो स्टॉक की जगह मैंने इन्वेंट्रीज वर्ड यूज किया, इन्वेंट्रीज लाइंग विथ वाई, क्योंकि देखो ये ऐसा स्टॉक है जो हमारे पास नहीं है, हमारा स्टॉक किसी और के पास है, तो वो लैंग्वेज से लिख के दिखा दिया। अगर बाई चांस ये नहीं भी लिखते हो तो वो ऐसा कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है, लेकिन पूरा कंप्लीशन तो नहीं आता है ना उसमें, इसीलिए। और टू जैसे ट्रेडिंग, तो हमारे पास पड़ा हुआ है, हमारा ट्रेड करने वाला सामान है, ये कंसाइनमेंट ट्रेडिंग है, ठीक है, तो इसीलिए कंसाइनमेंट, तो ये हो गया। अच्छा, अब हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि हमें वाई से कितना मिलेगा, लेकिन उसके पहले ये जो 600 इंसॉल्वेंट हो गया है, ये सॉरी, हाँ एक कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया है, और यहाँ पर जो है 600 रुपीज का जो लॉस हो गया है, इसका कौन बेयर करेगा, ठीक है, इसका लॉस कौन बेयर करेगा, इसके बारे में ना हमें नहीं बताया है, ठीक है। तो मतलब बताया नहीं है, मतलब डायरेक्टली नहीं बोला है कि कौन बेयर करेगा, तो इसका मतलब कंसाइनरी बेयर करेगा, ठीक है। जब हमें कुछ नहीं बता रहा है, देखो कंसाइनी कब बेयर करेगा, जब क्वेश्चन में बोलेगा कि उसको डेल क्रेडियर कमीशन मिल रहा है, बट क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो इसका मतलब ये लॉस कौन बेयर करेगा, लॉस कंसाइनर को ही बेयर करना पड़ेगा, तो क्या एंट्री होगा, कंसाइनमेंट में लॉस, तो ऐसे एंट्री करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस हो चुका है कितने रुपए का, 600 रुपए नहीं दे पाएंगे, 600 रुपए का लॉस है, ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और यहां पर क्रेडिट किसको करेंगे, वाई, तो क्या ये वाई से रिकवर कर रहे हैं, नहीं, ये एंट्री वाई से रिकवर कर रहे हैं बोल के वाई को क्रेडिट नहीं कर रहे हैं। देखो वाई से कितना मिलेगा, वाई को हम लोगों ने 55,000 से डेबिट किया था, तो उसमें ये सेल भी इंक्लूडेड था। अब वाई बोल रहा है कि एक कस्टमर है ना जिससे मुझे 600 रुपए मिलने वाले थे, वो नहीं दे पाएगा, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये समझ लेना है, मुझे वाई से 55,000 नहीं मिलेगा, 55,000 माइनस 600 मिलेगा, इसीलिए हम वाई को क्रेडिट कर रहे हैं। वाई से पैसा लेंगे बोल के क्रेडिट नहीं कर रहे हैं, रिवर्स एंट्री है, ठीक है। हर एक जगह पे ऐसा नहीं होता है कि डेबिट मतलब जो है रिसीव हो रहा है बोल के, एक तो रिवर्स भी तो होता है ना, तो सेल से रिलेटेड रिवर्स एंट्री, ये क्योंकि बैड डेब्ट हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज हम लोगों ने लिख ली है, ये एंट्री तब नहीं होता अगर मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता कि डेल क्रेडियर कमीशन मिलने वाला है, ठीक है, डेल क्रेडियर कमीशन मिलेगा, तो ये नो एंट्री हो जाता, मतलब ये एंट्री नहीं होता। अगर क्वेश्चन में बोला हुआ रहता कि डेल क्रेडियर कमीशन पेड और उसका इंफॉर्मेशन जरूर रहता, अगर ये होता तो यहाँ कोई एंट्री नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि लॉस कंसाइनी बेयर करेगा, ठीक है। अब हम लोग लास्ट यहाँ पर क्या कैलकुलेट करेंगे, अरे मुझे एक एंट्री और लिखना था, यहाँ जगह नहीं, चलो हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो हम लोग को अब ये कैलकुलेट करना है कि हम लोगों को मतलब मिस्टर एक्स को मिस्टर वाई से कितना पैसा मिलेगा, ठीक है, कैसे पता चलेगा, सिंपल, तुम लोग कैलकुलेशन देखो कहां कहां वाई को डेबिट और क्रेडिट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये वाई वाई तो नहीं लिखा हुआ है, वाई से हम लोगों को 30,000 क्रेडिट किया है हम लोगों ने, आगे देखते हैं, 30,000 क्रेडिट किया है, फिर यहाँ पर वाई 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 को हम लोगों ने 2,800 से क्रेडिट किया है, ठीक है, क्रेडिट हो गया, और 55,000 से डेबिट, यहाँ लिख रहे हैं 55,000 से डेबिट, ठीक है। यहाँ पर 5500 क्रेडिट, 5500 क्रेडिट, ठीक है।
अच्छा, फिर यहाँ पर 600 क्रेडिट, 600 क्रेडिट, ठीक है। अब ये सब ऐड कर लेते हैं, टोटल क्रेडिट कितना है, तो 30,000 प्लस 2800 प्लस 5500 प्लस 600, ठीक है। तो टोटल क्रेडिट हो गया 38,900 और डेबिट हो गया 55,000। अब दोनों को हम लोग नेट कर देंगे, वाई अकाउंट है ना, तो मतलब ये भी वाई है, वाई डेबिट और वाई क्रेडिट। अगर नेट कर देते हैं तो -55, ऐसे कर लेते हैं, ये देखो 55,000 माइनस 38,900, 55,000 माइनस, अरे ये सब क्या हो जा रहा है, 55,000 -38,900, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 16,100, ठीक है। नेट करके आ रहा है 16,100, डेबिट वैल्यू ज्यादा है तो ये डेबिट आ गया। मतलब हम लोगों को वाई से कितना मिलेगा, 16,100। हम लोग को तो 55,000 मिलना चाहिए था ना, लेकिन ये इतना क्यों नहीं मिलेगा। लॉजिक है, देखो पहले वाई ने हमें 30,000 दिया, जो कि हम लोगों ने बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ करवाया सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे, तो वो अपना 30,000 काट लेगा, ठीक है। 2,800 उसने खर्चा किया, वो काट लेगा, वो पैसा काट लेगा। मैंने पहले ही बताया ना कंसेप्ट क्या होता है, अपना पैसा सारा डिडक्ट करके बचा हुआ अमाउंट भेजता है। 5,500 कमीशन ले लेगा, ठीक है। ये खर्चा, ये कमीशन, ये एडवांस का पैसा दिया था, तो फिर वो माइनस कर लेगा। 600 नहीं दे सकता है क्योंकि कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया, तो बचा कितना, 16,100। ये पैसा दे देगा, किसको देगा, वाई को, वाई एक्स को दे देगा, ठीक है। तो हम लोग किसके बुक्स में एंट्री करें, एक्स के बुक्स में एंट्री करें, तो लास्ट एंट्री क्या हो जाएगा, एक्स बोलेगा, ये लास्ट एंट्री है, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, मेरे पास कितना पैसा आएगा, 16,100, और ये पैसा देगा कौन, वाई, वाई दे देगा, तो वाई का डेबिट मेरा क्रेडिट हो जाएगा। वाई देखो 55,000 से डेबिट हुआ था, अभी मैंने तुम लोग को लिख के दिखाया ना, तो वो उतना यहाँ पर क्या आया था, देखो हम लोग का ऐसा आया था, वाई आया था 55,000 डेबिट टोटल करके, ठीक है। और वाई अकाउंट में ही क्रेडिट अमाउंट आया था हम लोग का कितना, यहाँ पर देखते हैं, पता चल जाएगा, मैंने माइनस किया ना, 38,900, ठीक है। तो 38,900 आया था, ये देखो 38,900, और नेट करके कितना आया, नेट करके आया हम लोग का 10,600 डेबिट, ठीक है। तो जब वाई से मुझे 16,100 मिलेगा, सॉरी 16,100, हाँ, जब मुझे ये पैसा मिलेगा और वाई मुझे ये पैसा दे दे रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और वाई डेबिट हो रखा था, तो वाई को क्लोज कर रहे हैं, मतलब डेबिट यानी रिसीवेबल, जब दे देता है तो कैंसिल हो गया, वाई क्रेडिट हो गया, ठीक है। तो ये क्लोज हो गया 16,100, ये क्लोज हो गया। तो इस तरीके से हमें अकाउंट्स जो है प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका लेजर बनाना है, तो तुम लोग इसका लेजर खुद बना के देख सकते हो अपने प्रैक्टिस के लिए, और ये पीडीएफ शेयर कर देंगे। और सेम यही क्वेश्चन हम लोग को फिर से दिया गया इस पीडीएफ में, और इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी एंट्री करने के लिए बोला गया है। तो तुम लोग अपने लिए प्रैक्टिस, मतलब कोशिश करके देख सकते हो रहा है तो ठीक है, नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में जरूर करेंगे, बट लेजर पोस्टिंग तुम लोग करके देख सकते हो, ठीक है। लेजर पोस्टिंग कैसे करोगे, क्योंकि जितने सारे अकाउंट है सारे अकाउंट लिख लेना और लेजर पोस्टिंग करना, जैसे लेजर पोस्टिंग होता है, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। बाकी मेन क्वेश्चन तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 से ही स्टार्ट होगा, जैसा क्वेश्चन हमारा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होगा, ठीक है। ऐसे जो है जर्नल नहीं आता है, बट बेस बनाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं।